हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। छठ पूजा। छठ पूजा का उत्सव शुरू हो गया था। छठ पूजा के अवसर पर दादी आई हुई थी। मम्मी और दादी साफ सफाई कर रही थी। पापा हॉल में अखबार पढ़ रहे थे। गट्टू और चिंकी नींद से उठकर दादी के पास आते हैं। हम भी सफाई करेंगे। चिंकी की बात सुनकर मम्मी समझ जाती है कि गट्टू चिंकी जल्द ही सारा काम बिगाड़ने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों आराम से बैठो। नहीं, हम भी सफाई करेंगे। अरे बहू, ये दोनों कभी माने हैं जो आज मानेंगे। पर मैं अगर कहूँ कि मैं कहानी सुनाऊंगी तो वो अवश्य मान जाएंगे। क्यों गट्टू चिंकी, कहानी सुनोगे ना? हाँ, अब हम सफाई नहीं कहानी सुनेंगे, छठ पूजा की कहानी। चलो ना दादी। ठीक है माँ जी, आप इन्हें कहानी सुनाइए। अरे सुनते हो? क्या है? आप आ जाओ सफाई में हाथ बटाने। अब माँ जी तो बच्चों की ड्यूटी पर तैनात हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। पापा मम्मी के साथ सफाई करने लगते हैं और गट्टू चिंकी दादी से छठ पूजा की कहानी सुनते हैं। वैसे तो छठ पूजा की बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं, पर मैं तुम लोगों को छोटी छोटी 3 कहानियाँ सुनाऊंगी और सीख दूंगी। छोटी छोटी क्यों, बड़ी क्यों नहीं? बड़ी सुनना चाहोगे तो 1 सुनाऊंगी और छोटी सुनोगे तो 3। बोलो, 1 सुनोगे या 3? चिंकी, 3 कहानियाँ सुनने को मिलेगी और ऊपर से सीख भी। ठीक है, छोटी छोटी सुनाइए। तो पहली कहानी है राजा प्रियंवद और उनकी पत्नी मालिनी की। दोनों भी निसंतान थे। फिर ऋषि कश्यप ने मालिनी को एक खीर खिलाई और रानी मालिनी माता बन गई। फिर क्या हुआ? पुत्र तो हुआ, पर वो मृत था। राजा पुत्र को शमशान लेकर गया और उसने पुत्र शोक में आत्महत्या करने की कोशिश की। तो माता षष्ठी यानी मैया छठी प्रकट हुई और उन्होंने राजा को उनकी आराधना करने की सलाह दी। फिर क्या हुआ? राजा ने उनकी आराधना और यज्ञ किया तो राजा को फिर से पुत्र प्राप्ति हुई। कहते हैं कि माता षष्ठी की आराधना की प्रथा आगे चलकर छठ पूजा के नाम से जानी गई। अब दूसरी कहानी। दूसरी कहानी रामायण की है। रावण का वध करके प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे तो उन्होंने यज्ञ किया। माता सीता का शुद्धिकरण करने के लिए ऋषियों ने सूर्य देव की उपासना करने की सलाह दी और माता सीता सूर्य की आराधना की। तब से छठ पूजा की शुरुआत हुई और पूजा में सूर्य देव को पूजा जाने लगा। तीसरी कहानी सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाओ। तीसरी कहानी महाभारत की है। जब द्यूत में कौरवों ने पांडवों का राजपाट जीत लिया, तब कृष्ण भगवान ने माता द्रौपदी को छठी मैया की आराधना करने को कहा। फिर क्या राजपाट मिल गया? ऐसे कैसे? उसके लिए द्रौपदी को कठिन व्रत और उपवास करना पड़ा, निर्जल व्रत रखना पड़ा, पानी और अन्न का त्याग करके माता की आराधना करनी पड़ी और माता को प्रसन्न करना पड़ा। फिर कहीं जाके राजपाट वापस मिला। फिर क्या हुआ? फिर क्या? मेरी तीनों कहानियाँ खत्म हो गई। ये तो चीटिंग है दादी। आपने इतनी छोटी कहानियाँ सुनाई, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? यही कि छठी मैया कौन थी, कैसी थी, क्या क्या चमत्कार करती थी? अरे बेटा, चमत्कार भगवान नहीं इंसान करते हैं। भगवान तो बस आशीर्वाद देते हैं। मतलब हमारी संस्कृति में बहुत सारे त्योहार होते हैं और उनकी ढेरों सारी कहानियाँ होती हैं। ये कहानियाँ तो प्रथा के अनुसार चलती ही रहती हैं, पर त्योहार का मतलब सिर्फ भगवान को पूजना नहीं, बल्कि हमारे आत्मा और मन की शुद्धि होती है। त्योहार में हम सब एक दूसरे से मिलते हैं,
अपना घर आंगन साफ करते हैं और रोज के तान तनाव से कुछ क्षण मुक्त होते हैं, ताकि हम फिर से नई ताकत के साथ काम कर सके, चमत्कार कर सके। मतलब चमत्कार हमें करने होते हैं? बिल्कुल, जैसे तुम पढ़ाई करोगी तो अव्वल नंबर आओगी, ये भी तो चमत्कार है। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी ना। भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि उसी मेहनत के लिए हमें आशीर्वाद मिल सके। क्या कहते हो तुम्हारे अंग्रेजी में? एनर्जी। हाँ, एनर्जी। उसी एनर्जी के लिए ये छठ पूजा का व्रत है। तो चलो धूमधाम से छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। माता से आशीर्वाद के रूप में एनर्जी लेकर मेहनत करते हैं और खुश रहते हैं। यही है दादी की सीख। गट्टू और चिंकी यह नई सीख पाकर बड़े खुश होते हैं। गट्टू मीट्स एन आर्मी ऑफिसर। एक दिन स्कूल में आर्मी कैंप के लिए सिलेक्शन को लेकर एक प्रोसेस हुआ, जिसमें गट्टू अव्वल आया। जैसा कि हमारे स्कूल ने इंडियन आर्मी कैंप को विजिट करने के लिए और कैंप में जाने का मौका देने के बारे में सोचा, जिसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी हुआ और हमारे स्कूल के कुछ बच्चे इंडियन आर्मी कैंप विजिट के लिए चुने गए। उनमें से गट्टू, चिंकी, भूषण, इनका नाम सिलेक्शन हुआ है। गट्टू और चिंकी सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि गट्टू को काफी पहले से आर्मी ऑफिसर से मिलने की महत्वाकांक्षा थी और अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस चिंकी, हम लोग सिलेक्ट हो गए। यस गट्टू, अब हम इंडियन आर्मी कैंप विजिट कर पाएंगे। लास्ट ईयर भी ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया। चलो घर जल्दी चले, तैयारी भी तो करनी है। गट्टू चिंकी घर आकर मम्मी और पापा को इंडियन आर्मी कैंप के बारे में बताने लगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी, इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहती है। उन्हें देखकर तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी और मुझे यकीन है तुम दोनों को आर्मी से जरूर सीखने को मिलेगा। मेरे बच्चे कैंप जाएंगे। मम्मी गट्टू और चिंकी को प्यार से सराहने लगी। थैंक यू सो मच मम्मी। गट्टू, चिंकी, तुम्हारे साथ और कौन है? पापा, हमारे साथ भूषण का भी सिलेक्शन हुआ है और स्कूल टीचर भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी सो जाओ और अलार्म लगा देना। जल्दी उठना होगा ना तुम दोनों को भी। यस। गट्टू चिंकी सो गए। अगली सुबह अलार्म बजने से पहले ही गट्टू और चिंकी उठ गए। गट्टू और चिंकी ने मम्मी को उठाया। मम्मी ने गट्टू और चिंकी की सारी तैयारी कर दी। गट्टू ने सर पर खाकी टोपी लगाई और स्पोर्ट्स शूज के साथ आर्मी ऑफिसर से मिलने तैयार हो गया। चिंकी ने भी आर्मी कलर का फ्रॉक पहना। दोनों भी काफी एक्साइटेड है। सुबह सुबह गट्टू, चिंकी और भूषण स्कूल के टीचर के साथ इंडियन आर्मी कैंप में पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने बहुत बड़ा ग्राउंड देखा, जहां पर आर्मी ऑफिसर्स के टेंट लगे हैं और एक बड़ा सा आर्मी ट्रूप सावधान पोजीशन में खड़ा है। सर, क्या हम इंडियन आर्मी ऑफिसर से बात भी कर पाएंगे? हाँ गट्टू, क्यों नहीं, तुम अपने सवाल भी पूछ सकते हो। गट्टू बहुत खुश हो गया। गट्टू, मुझे तो डर लग रहा है। देखो ना, आर्मी ऑफिसर्स कितने स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। दूर से ही चिंकी ने आर्मी ऑफिसर के ट्रूप को इशारे करते हुए कहा, गट्टू, चिंकी और भूषण, जैसा कि तुम सिलेक्शन प्रोसेस में पास हुए हो, इसलिए तुम्हें मौका मिला है। फिलहाल हम आर्मी ऑफिसर का ट्रेनिंग का कुछ हिस्सा देखेंगे। गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ट्रूप से कुछ ही दूरी पर रखे कुर्सियों पर बैठ गए। आर्मी ऑफिसर अपने ट्रूप के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आर्मी ऑफिसर छड़ी लिए सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। कुछ ही देर में आर्मी ऑफिसर ने ट्रूप की ट्रेनिंग रोकी। टीचर गट्टू, चिंकी और भूषण को आर्मी ऑफिसर से मिलवाने के लिए अपने साथ ले आए। हेलो मेजर, ये हमारे स्कूल के होनहार बच्चे हैं जिन्होंने इस कैंप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस पास किया है और सभी आपसे मिलने के लिए काफी उत्सुक है। टीचर ने आर्मी ऑफिसर से बात शुरू की। कांग्रेचुलेशंस बच्चों, तुम्हें ट्रेनिंग कैसे लगी? गट्टू, चिंकी आर्मी ऑफिसर की कड़ी आवाज से लगभग डर ही गए। जी सर जी, हमने ट्रेनिंग देखी। यस सर, हमें ट्रेनिंग काफी सख्त भी लगी। बच्चों, इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है, लेकिन तुम जैसे बच्चों के लिए काफी नरम दिल, इसलिए बेफिक्र होकर इनसे बात करो। सही कहा सर आपने। कुछ ही देर में टीचर वहां से चले गए। अब गट्टू, चिंकी और भूषण आर्मी ऑफिसर को घेर कर खड़े हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग इतनी सख्त क्यों होती है? हाँ सर,
हमने अभी अभी देखा किस तरह से आप छड़ी लेकर सबको इंस्ट्रक्ट कर रहे थे। बेटा, हम लोग देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए सख्त ट्रेनिंग लेकर हम अपने आप को इस तरह से तैयार करते हैं कि दुश्मनों का अचानक हमला होने पर भी हम डगमगाए नहीं, बल्कि डट कर खड़े रहे। सर, आपके हाथों में जो बंदूक है, क्या वो मैं भी चला सकता हूँ? अरे गट्टू, ये कोई खिलौने वाली बंदूक नहीं होती, असली होती है। सही कहा चिंकी, इसे राइफल कहते हैं। राइफल के कई प्रकार होते हैं, जिसे सीखने के लिए कई दिन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तब जाकर इस राइफल पर हाथ साफ रहता है। ओ अच्छा, ये राइफल काफी भारी होगी ना सर? हाँ, ये काफी भारी है। तभी टीचर वहाँ आए। गट्टू, चिंकी और भूषण, चलो हम आर्मी ऑफिसर के साथ खाना खाएंगे। यस गट्टू, चिंकी और भूषण, तुम चलो, मैं अपने ट्रुप को इंस्ट्रक्शन देकर आता हूँ। गट्टू, चिंकी और भूषण टीचर के साथ चलने लगे, लेकिन तभी गट्टू वहीं रुक गया और आर्मी ऑफिसर के पीछे चलने लगा। गट्टू, तुम्हें नहीं जाना? सर, मुझे आपके साथ रुकने दीजिए ना, मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहूंगा। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, कोई बात नहीं। परेड विश्राम, परेड सावधान। आर्मी ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ आर्मी ट्रूप ने उसी तरह से एक्शंस किए। साथ ही साथ गट्टू भी आर्मी ऑफिसर को फॉलो करते हुए उसी तरह से एक्शंस करने लगा। आर्मी ऑफिसर एकदम स्ट्रेट खड़े थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नजर नीचे करके गट्टू की ओर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। परेड दाएं मुड़। साथ ही साथ आर्मी ऑफिसर का ड्रिल शुरू हुआ। गट्टू शांति से खड़ा रहकर देखने लगा। पहले इंस्ट्रक्शंस गट्टू ने अच्छी तरह से समझ ली और उसने पूरे ट्रूप को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसके बाद अगले इंस्ट्रक्शन पर गट्टू भी अच्छी तरह से ड्रिल करने लगा। आर्मी ऑफिसर गट्टू को देखकर खुश हो गए। जल्द ही आर्मी ग्रुप की ड्रिलिंग खत्म हुई। कैडेट्स, ये है गट्टू। सभी को फॉलो करके गट्टू ने हर एक्शन सही तरीके से किया है। आर्मी ट्रूप ने गट्टू को देखकर मुस्कान दी। गट्टू बेटा, तुमने तो काफी अच्छी तरह से सारे एक्शंस किए। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैंने आप जैसे आर्मी ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ टीवी में देखा है, और सिर्फ लाल किले के राजपथ पर। आज जब मैं सबको अपने सामने देख रहा हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। आर्मी ऑफिसर ने गट्टू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वेरी गुड गट्टू। देश के लिए बच्चों में आर्मी को लेकर ऐसी भावना होना, ये हमें और भी ज्यादा स्फूर्ति देता है। मेरे साथ साथ बाकी सभी कैडेट्स भी तुम्हें देखकर खुश है बेटा। बहुत बड़े इंसान बनना, चाहे तुम आर्मी ऑफिसर बनो या ना बनो, लेकिन अपने देश के लिए हमेशा कार्यरत रहना। तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। गट्टू के चेहरे पर गहरी मुस्कान छाई। मंगल मूर्ति गणेश। एक बार धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। वो मनुष्यों के साथ साथ देवों पर भी अत्याचार करने लगे थे। सभी देव मिलकर भी उनका सामना नहीं कर पा रहे थे, जिससे राक्षसों का मनोबल बहुत बढ़ गया था। ये देखकर देवराज इंद्र सभी देवों के साथ कैलाश पर्वत गए और शिव जी से बोले, महादेव, राक्षसों ने धरती और स्वर्ग लोक दोनों में हाहाकार मचा दिया है। कृपया आप संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए इन राक्षसों का संहार करें। आप सभी चिंता ना करें देव। संसार का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं इन राक्षसों का संहार अवश्य करूंगा। ये कहकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया और देवों की सहायता के लिए उनके साथ चले गए। शिव जी की अनुपस्थिति में पार्वती जी कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब वो स्नान के लिए जा रही थी, तभी उन्हें एक विचार आया। वैसे तो कैलाश में बिना आज्ञा कोई प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु फिर भी मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने अपने लेप की मैल से इंसान का पुतला बनाकर मंत्र उच्चारण कर उसमें प्राण डाल दिए। पहली श्वास लेते ही उस बालक ने पार्वती जी से पूछा, मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र गणेश हो। मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम कुछ देर द्वार पर पहरा दो, और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। जैसी आज्ञा माता। गणेश स्नान गृह के द्वार पर एक भाले के साथ पहरा देने लगे।
कुछ समय बाद जब शिवजी राक्षसों का संहार कर लौटे तो उन्होंने सोचा, ये समाचार सबसे पहले मुझे पार्वती को देना चाहिए। लेकिन वो जैसे ही पार्वती जी को ये समाचार सुनाने स्नान गृह में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता की आज्ञा है कि मैं किसी को भी स्नान गृह में जाने ना दूं, इसलिए आप स्नान गृह में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम कौन हो और मुझे स्नान गृह में प्रवेश करने से क्यों रोक रहे हो? मेरा परिचय छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। गणेश को इस तरह अपना विरोध करते देख शिवजी क्रोधित हो गए। उद्दंड बालक, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ये कहकर शिवजी ने त्रिशूल से गणेश पर वार किया। गणेश ने भी अपना भाला उठाया और दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी अगर महादेव थे तो गणेश को भी आदिशक्ति पार्वती जी ने बनाया था, इसलिए दोनों में बहुत समय तक घमासान युद्ध चलता रहा। इसके प्रभाव से डरकर ब्रह्मा और विष्णु समेत सभी देव युद्ध रोकने के लिए कैलाश पर्वत आए। महादेव, ये युद्ध रोक दीजिए। पुत्र गणेश, तुम महादेव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांग लो और इस संघर्ष को विराम दो। क्षमा मुझे नहीं, क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर भी स्नान गृह में प्रवेश करना चाह रहे हैं। यदि ये क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध को विराम लगा दूंगा। ये सुनकर शिवजी अत्यधिक क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने चिंतित स्वर में गणेश से कहा, अपनी गलती मान लो बालक, नहीं तो महादेव के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। मुझे अपनी रक्षा की नहीं, अपितु अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। रहने दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे इस दुष्ट बालक को दंडित करना ही होगा। त्रिशूल के वार से गणेश का सिर धड़ से अलग हो गया और आकाश मार्ग से होता हुआ मंगल लोक में जा गिरा। गणेश की विलाप भरी आवाज सुनकर पार्वती जी स्नान गृह से बाहर आईं। जब उन्होंने गणेश का मृत धड़ जमीन पर पड़ा देखा तो वो बहुत दुखी हुई और रोते रोते बोली, पुत्र गणेश, हे देव, ये आपने उचित नहीं किया। अब जल्दी से मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। क्रोध में आपसे बहुत अनुचित कार्य हो गया है महादेव, इसलिए आपको गणेश को जीवित करना ही होगा। अब तक शिवजी का क्रोध भी शांत हो चुका था। वो पार्वती जी से बोले, हे देवी, गणेश का सिर मेरे त्रिशूल के वार से मंगल लोक में जा गिरा है और वैसे भी मेरे वार से कटा सिर वापस नहीं जोड़ा जा सकता, इसलिए क्षमा करना देवी, लेकिन गणेश को जीवित करना असंभव है। ये सुनते ही पार्वती जी क्रोधित हो गईं। हे देव, यदि आपने मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो मैं सारे संसार को अपनी क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी। इस पर ब्रह्मा जी कुछ देर सोच कर बोले, महादेव, बालक गणेश को जीवित किया जा सकता है। किसी ऐसे बालक का सिर जिसे आपके त्रिशूल से ना काटा गया हो, बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। इसलिए महादेव, आप अपने गणों को आदेश दीजिए कि वो उत्तर दिशा से किसी ऐसे बालक का सिर लेकर आएं जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी मां उसकी तरह पीट करके सो रही हो। शिवजी समेत सभी देवों को ब्रह्मा जी की ये बात सही लगी। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया। आदेश पाकर सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल दिए। बहुत दूर जाने पर ब्रह्मा जी के कहे अनुसार उन्हें हाथी का बच्चा दिखाई दिया। इस हाथी के बच्चे का मुख उत्तर दिशा की ओर है और इसकी माँ भी इसकी तरफ पीट करके सो रही है। गण उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर कैलाश पर्वत लौट आए। शिवजी ने हाथी के बच्चे का सिर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और गणेश पुनः जीवित हो गए। पार्वती जी गणेश को जीवित देखकर प्रसन्न थी, लेकिन अपने पुत्र के सिर पर हाथी का सिर देखकर थोड़ी निराश भी थी। आपने मेरे पुत्र को एक हाथी का मस्तक क्यों लगाया? अब सारा संसार मेरे पुत्र का उपहास करेगा।
इस पर शिवजी ने गणेश को वरदान देते हुए कहा, आज से कुछ भी शुभ कार्य आरंभ होने से पहले गणेश की पूजा की जाएगी और गणेश को मंगल मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बालक गणेश को गले से लगा लिया। शिवजी ने भी गणेश को गले से लगा लिया। इस तरह गणेश का जन्म हुआ और उनका नाम मंगल मूर्ति पड़ गया। हैप्पी दशहरा। गट्टू चिंकी सुबह सुबह उठकर नहा धोआ कर नए नए कपड़े पहनकर काफी उत्साहित थे। मम्मी रंगोली का सामान निकाल रही थी। मम्मी बताओ क्या क्या करना है? गट्टू, पूजन शाम को है, अभी कुछ नहीं करना है। जो करना है हम कर लेंगे। तुम जाओ और खेलो। क्या मम्मी, कभी कहती हो खेलो मत पढ़ाई करो, आज कह रही हो जाकर खेलो। अच्छा तो जाओ पढ़ाई करो। नहीं, ना तो हम पढ़ाई करेंगे और ना ही हम खेलेंगे। आप बताओ क्या करना है? आज हम आपका हाथ बटाएंगे। अरे बाबा, कुछ नहीं करना है। सजावट का काम है, रंगोली तोरण वगैरह वो मैं और दादी कर लेंगे। तुम दोनों बस जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। दादी का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी एकदम चौंक गए। क्या कहा आपने? दादी आई है? वो कब आई और हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? तभी पीछे से दादी आती हुई बोली, सरप्राइज, शौक लगा कि नहीं? दादी को देखकर गट्टू चिंकी दौड़े और जाकर दादी से लिपट गए। दादी, आप कब आई? मैं कल देर रात की ट्रेन से ही आई। तुम लोगों को जगाया नहीं क्योंकि तुम दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। अच्छा किया दादी आप आ गई। मम्मी हमें कुछ करने ही नहीं देती। अब आप यहीं रहना और मम्मी की अच्छी तरह से खबर लेना। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो, अब मैं दिवाली होने तक यही हूँ। बताओ क्या परेशानी है? दादी, आज दशहरा है, हम भी काम करना चाहते हैं, लेकिन ये मम्मी काम ही नहीं करने दे रही है। डोंट वरी, तुम दोनों मेरी टीम में आ जाओ। मम्मी खाने की और पूजा की तैयारी करेंगी और हम तीनों मिलकर सजावट करेंगे। अब दोनों को आप ही संभालो। ये लो रंगोली। चिंकी ने मम्मी से रंगोली के डिब्बे लिए। ये देखकर गट्टू बोला, आप दोनों रंगोली बनाओगे तो मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ करना है। हाँ हाँ जरूर, तू मम्मी से आम के पत्ते, गेंदे के फूल और सुई धागा लेकर आना। मैं तुम्हें तोरण बनाना सिखाती हूँ। चल चिंकी। ऐसा कहकर दादी और चिंकी बाहर की तरफ निकल गए। दादी और चिंकी दरवाजे के पास बैठकर रंगोली बना रहे थे। तभी गट्टू तोरण का सामान लेकर आया। रुक, मैं तुम्हें तोरण बनाना सिखाती हूँ। दादी ने गट्टू को सुई में धागा पिरोना सिखाया। बाद में 1-2 आम के पत्ते और गेंदे के फूल धागे में पिरो कर दिखाए। मैं सीख गया, अब मैं कर लूँगा। फिर क्या, दादी और चिंकी रंगोली बनाने लगी और गट्टू दरवाजे के ऊपर टांगने के लिए बढ़िया तोरण बनाने लगा। दादी, त्योहार के दिन कितना मजा आता है ना। हम सुबह उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मीठा खाना खाते हैं। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मेरा मन तो ये आम के हरे भरे ताजे पत्ते और पीले गेंदे के फूल देखकर और उनकी महक सूंघकर ही प्रसन्न हो उठा है। हाँ, इसीलिए तो त्योहार और शुभ कार्य के अवसर पर घर को आम और गेंदे के फूलों का तोरण चढ़ाने की प्रथा है, जिससे घर में प्रसन्नता बनी रहे। दादी, ये दशहरे की प्रथा कब से शुरू हुई? बहुत साल पहले, बहुत 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 साल पहले। तब आप भी थी क्या? गट्टू का सवाल सुनकर दादी हंसते हुए बोली, अरे पगले, तब ना तो तुम्हारी दादी थी और ना तुम्हारे दादी की दादी थी। तुमने रामायण महाभारत देखा है ना टीवी पर। उस पुराण काल से दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा क्यों मनाया जाता है?
सिंपल है, हम सब मिलकर एंजॉय कर सके, मीठा मीठा खाना खा सके, है ना दादी? हाँ हाँ, लेकिन एंजॉय करने के लिए भी तो कोई वजह होनी चाहिए। तुम स्कूल में फर्स्ट आते हो तभी तो मिठाई बांटते हो। पापा को प्रमोशन मिलता है तो मम्मी कैसे पार्टी अरेंज करती है, हम सब सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक उसी प्रकार दशहरा मनाने के पीछे भी कई सारी वजह थी। क्या वजह है दादी? हमारी भारत भूमि बड़े बड़े देवताओं की भूमि है, योद्धाओं की भूमि है। युद्ध और शौर्य तो हमारी नस नस में दौड़ता है। प्रभु श्री राम तो देवता भी है और योद्धा भी है। कहते हैं जब माता सीता का हरण करने के कारण रावण और श्री राम में घनघोर युद्ध हुआ, तब श्री राम ने दुष्ट रावण का वध किया और वो माता सीता को अयोध्या लेकर आए और उनके लौटने की खुशी में नगरवासियों ने दशहरा मनाया। तब से ये प्रथा शुरू हुई जो आज तक चली आ रही है। आज भी लोग अपने शस्त्र अस्त्र का पूजन करते हैं और रामलीला में रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाते हैं। आसान भाषा में कहें तो दशहरा मतलब असत्य पर सत्य की जीत है। आज हमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो जो बुराइयां हैं उनसे युद्ध करके सत्य और अच्छाई स्थापित करने का दिन है आज। तभी मम्मी बाहर आई और तीनों को देखकर बोली, तुम तीनों अभी तक बातें ही कर रहे हो? चलो चलो जल्दी करो, 10 बजने वाले हैं। सब काम खत्म करके शाम को पूजा और खाना होने के बाद हमें रामलीला और मेला देखने भी जाना है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सबने मिलकर फटाफट सारे काम निपटा दिए। शाम को मम्मी पापा गट्टू चिंकी और दादी ने मिलकर दशहरे का विधिवत पूजन किया। पापा का लैपटॉप, ऑफिस का सामान, गट्टू चिंकी के बुक, नोटबुक्स वगैरह स्कूल के सामान का भी पूजन हुआ। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जानकी चंद्र श्री राम की जय। बोलो संकट मोचन रामदूत पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार उत्साह के साथ पूजा संपन्न हुई। फिर सबने मिलकर मम्मी का बनाया हुआ ढेर सारा मीठा मीठा और टेस्टी खाना खाया। खाना खत्म होते ही पापा बोले, आप दोनों फटाफट तैयार होकर आ जाओ, मैं नीचे पार्किंग में जाकर गाड़ी निकालता हूँ। चलो गट्टू चिंकी। पापा कहाँ जाना है? अरे सुबह तो बताया था, रामलीला नहीं देखनी है, मेला नहीं घूमना है क्या? शिट, मैं तो भूल ही गई थी। चलो पापा, ये चलो। फिर क्या था, गट्टू चिंकी पापा की उंगली पकड़कर उछलते हुए मेला घूमने निकल पड़े। नई स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है, जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी, स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना।
अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यस, हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा। स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुंचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विस मैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया, वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना। थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो, तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर्स समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। एक के बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। गट्टू चिंकी, इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी, नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी, बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी। टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में। धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे। सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया। बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों के एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सभी। सैंडविच। गट्टू चिंकी काफी होनहार बच्चे हैं। साथ ही साथ गट्टू और चिंकी दोनों को चटपटी चीजें खाने में बड़ा मजा आता है। इसी तरह स्कूल में बच्चों के लिए एक कुकिंग क्लास भी अरेंज कराया गया।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि आप सभी ने अपने अपने टिफिन में क्या लेकर आए हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने टिफिन खोलकर टेबल पर रखे और एक एक कर टीचर टिफिन देखने लगी। सभी बच्चों के टिफिन में काफी अच्छे व्यंजन थे। वाह वाह, टिफिन देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो मुझे पता है सबको पसंद आने वाला है और बनाने में भी बहुत आसान है कि आप सब भी खुद बनाकर अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस कर सकते हो। सच में? फिर तो बहुत मजा आएगा। आप हमें क्या सिखा रही है? बच्चों, आज मैं तुम सबको सैंडविच कैसे बनता है ये दिखाऊंगी। उसमें लगने वाली सारी सामग्री यहाँ पर आ चुकी है। बच्चों, चाहो तो आप इसमें लगने वाली सारी चीजें नोट कर सकते हो ताकि घर पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है? इस तरह से कुकिंग टीचर ने एक एक कर सारे सैंडविच में लगने वाले व्यंजन टेबल पर सजा दिए। तो बच्चों, हमने लिया है ब्रेड, शिमला मिर्च, टमाटो, ककड़ी, बीटरूट, पत्ता गोभी, टमाटो सॉस और स्वाद अनुसार नमक। टीचर, आप शायद एक चीज बोलना भूल गई। चीज से तो सैंडविच और भी ज्यादा टेस्टी बन जाएगा। नहीं गट्टू, सैंडविच में चीज बिल्कुल नहीं डलेगा। ये एक हेल्दी सैंडविच बनेगा। और हाँ, तुम सभी को चीज और बटर जैसी चीजें कम ही खानी चाहिए। और देखना, ये सैंडविच हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलो तुम्हें सिखाती हूँ। इस तरह से कुकिंग टीचर ने ब्रेड को अपने हाथ में लिया, उस पर नीचे सॉस लगाते हुए ऊपर सारी सब्जियां सजा दी। इस बीच चिंकी ने टीचर ने बताई हुई रेसिपी अपने नोटबुक में नोट कर ली। कुकिंग टीचर ने फिर हल्का सा नमक छिड़कते हुए सैंडविच को रेडी कर लिया। स्टूडेंट्स, इस तरह से सैंडविच बन गया है। मुझे यकीन है आप सभी ने इसकी रेसिपी नोट कर ली होगी। और हाँ, घर जाकर ट्राई जरूर करना। इस तरह से स्कूल में कुकिंग पीरियड खत्म हो गया और स्कूल में आज का दिन भी खत्म हुआ। गट्टू और चिंकी घर लौटे, तभी मम्मी और पापा फोन पर बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, हमारे शादी को 13 साल पूरे हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए, इनसे बात कीजिए। मम्मी ने फोन पापा को थमाया। गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात सुनी। उन्होंने देखा कि पापा भी खुश होकर शुक्रिया कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। हाँ हाँ, जरूर आइए घर पर। हाँ, रखता हूँ, बाय। पापा, आज क्या है? आप सबको थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हाँ मम्मी, आप दोनों में से किसका बर्थडे है? बेटा, किसी का बर्थडे नहीं है। हमारी शादी की सालगिरह है आज। आज के दिन हमारी शादी हुई थी। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी और पापा। गट्टू और चिंकी ने एक दूसरे को देखा और गट्टू चिंकी ने एक साथ चुटकी बजाई और मन ही मन सोच लिया कि वो मम्मी और पापा को सैंडविच बनाकर सरप्राइज देंगे। तो फिर चिंकी, चलो हम मम्मी को सरप्राइज देते हैं और बढ़िया सा सैंडविच बनाते हैं। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी ने सैंडविच बनाने के लिए अपनी कमर कस ली। गट्टू और चिंकी दोनों ने एप्रॉन पहने। हालांकि गट्टू और चिंकी के लिए एप्रॉन काफी बड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो मम्मी की तरह किचन में काम करना चाहते थे। अच्छा, तो हमें सैंडविच बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो सब हम यहाँ किचन टेबल पर लाकर रख देते हैं ताकि हमें बनाने में आसानी हो। चिंकी ने फ्रिज से ब्रेड निकाले। गट्टू ने सैंडविच में लगने वाली सब्जियां निकाली। सॉस, थोड़ा बहुत चटपटा मसाला, ऐसी चीजें किचन पर सज गई। चलो, सारा सामान तो आ गया, लेकिन चिंकी, तुमने चीज नहीं लिया। नहीं गट्टू, हम चीज वाला सैंडविच बिल्कुल नहीं बनाएंगे। याद नहीं हमारी टीचर ने क्या कहा था? हमें हेल्दी खाना चाहिए। आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो उन्हें हम वेजिटेबल सैंडविच ही बनाकर देंगे। यस, यू आर राइट चिंकी, चलो बनाते हैं। गट्टू चिंकी अब पूरे जोश के साथ सैंडविच बनाने लगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। इसमें डलने वाली सामग्री है ब्रेड, ककड़ी, टमाटो, शिमला मिर्च, गोभी और कुछ चटपटे मसाले, स्वाद अनुसार नमक, साथ ही साथ ढेर सारा प्यार। गट्टू ने फटाफट सैंडविच में लगने वाली सब्जियां कट कर ली। गट्टू, टमाटो, ककड़ी एकदम गोल गोल कट करना। हाँ चिंकी, समझ गया, एकदम गोल गोल कट करूँगा। देखते ही देखते गट्टू ने सारी सब्जियां फट फट करके काट दी और प्लेट में रख दी। दूसरी ओर चिंकी ने ब्रेड के पैकेट से 2 ब्रेड लिए। चिंकी, चलो तो फिर सबसे पहले इस पर हम टमाटर रखते हैं। गट्टू ने टमाटर के स्लाइस ब्रेड पर रख दिए। टमाटो के बाद अब इस पर जाएगी ककड़ी। फिर चिंकी ने ककड़ी के स्लाइस ब्रेड पर लगाए। उसके बाद शिमला मिर्च
और गोभी अच्छी तरह से ब्रेड पर रख दिए। मुझे स्पेशल सैंडविच चाहिए गट्टू। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर तुम्हारे स्पेशल सैंडविच में जाएगा स्पेशल प्यार। अरे वाह, मेरा स्पेशल सैंडविच बनेगा प्याज के साथ, लेकिन मम्मी के सैंडविच में नहीं डालना, मम्मी को प्याज पसंद नहीं है। ओह, ओके चिंकी। गट्टू ने दूसरा ब्रेड का स्लाइस सारी वेजिटेबल्स पर रख दिया और सैंडविच कवर कर लिया। अरे गट्टू रुक जाओ, हमने नमक और मसाला डाला ही नहीं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। फिर क्या था? गट्टू और चिंकी ने सैंडविच के ऊपर वाला ब्रेड निकाल लिया, उस पर हल्का सा नमक छिड़का, कुछ चटपटा मसाला डाला और फिर से सैंडविच कवर कर लिया। चिंकी आराम से करना वरना सैंडविच जल जाएगा। डोंट वरी गट्टू, सैंडविच बिल्कुल नहीं जलेगा। और चिंकी ने जलने से पहले सैंडविच को प्लेट में निकाल लिया और बड़ी ही सुंदरता से सैंडविच को टोमेटो सॉस के साथ सजाकर गट्टू और चिंकी प्लेट को मम्मी पापा को सरप्राइज देने के लिए डाइनिंग टेबल पर ले आए। चिंकी के हाथ में प्लेट देखकर मम्मी बोली, गट्टू चिंकी, तुम्हारे हाथों में ये प्लेट कैसी? तुम दोनों ने मिलकर किचन में कुछ किया है क्या बेटा? मम्मी पापा, हमने आपके लिए टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच बनाया है। हैं? सच बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों। देखो तो मेरे बच्चों ने किस तरह का सैंडविच बनाया है। लीजिए मम्मी पापा, टेस्टी टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच। मम्मी पापा, मेरे और गट्टू की ओर से ये सैंडविच सरप्राइज आज ही हमने स्कूल में सीखा। मम्मी पापा के साथ साथ गट्टू और चिंकी ने भी अपने हाथों से बनाया हुआ टेस्टी वेजिटेबल सैंडविच चखा। वाओ, काफी यम्मी बना है। हाँ, काफी अच्छा है पापा, आपको कैसा लगा? वेरी गुड गट्टू चिंकी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तुम दोनों ने सैंडविच बनाना सीख लिया, लेकिन किचन में संभल कर काम करना भी जरूरी होता है। यस मम्मी, मुझे बिल्कुल चटका नहीं लगा। हैलोवीन फैंसी ड्रेस। गट्टू चिंकी और बाकी सारे बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। ओह, मैं तो थक गई दोस्तों, चलो अब एक ब्रेक लेते हैं ना। क्या गुड्डी, इतनी जल्दी थक गई तुम? चलो अच्छा आओ, थोड़ी देर सब लोग साथ में बैठते हैं। फिर सारे बच्चे साथ में ग्राउंड पे ही बैठ जाते हैं। दोस्तों, हैलोवीन आ रहा है, कुछ सोचा क्या तुम लोगों ने? क्या करेंगे हम? कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ओह, अच्छा याद दिलाया तुमने हरी, हम सबको मिलकर कुछ एक्साइटिंग सा सोचना चाहिए। फिर सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि हैलोवीन पे क्या करना है। एक काम करते हैं ना, हॉरर मूवी नाइट प्लान करते हैं। अरे नहीं नहीं बंटी, हॉरर मूवी नहीं देख सकते, हमारे मम्मी पापा डांटेंगे। तो फिर कहीं बाहर चले क्या हैलोवीन पार्टी करने? अरे हम अकेले बाहर कैसे जाएंगे गुड्डी? और हैलोवीन पे कहाँ किसी के पेरेंट्स को छुट्टी मिलेगी? कुछ और सोचते हैं ना। ओह, ये कैसा रहेगा? हैलोवीन फैंसी ड्रेस। वाह, देखा है ना मस्त आइडिया। हम कॉलोनी में एक फैंसी ड्रेस रखते हैं, और स्पेशल बात ये होगी कि सब बड़े भी इसका पार्ट बनेंगे। ओह, पर क्या सारे बड़े लोग मानेंगे? हाँ, चलो अभी चल के हम सब अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। सब बच्चे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेंगे और बड़े ब्लैक कलर का आउटफिट ही पहनेंगे। ओके ओके। फिर सब बच्चे अपने अपने घर जाते हैं। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ गट्टू, मैं यहाँ हूँ बालकनी में, बताओ क्या हुआ? मम्मी, हैलोवीन आ रहा है और इस बार हम सब बच्चों ने डिसाइड किया है कि हमें फैंसी ड्रेस पार्टी रखनी है। ओह, तो ये तो अच्छा आइडिया है। गुड। हाँ मम्मी, हम चाहते हैं कि सारे बड़े लोग भी हमारी इस पार्टी का हिस्सा बने और साथ में हैलोवीन सेलिब्रेट करें। अरे तो इसमें बुराई ही क्या है? बस तुम लोग पार्टी शाम को रखना ताकि सब लोग फ्री रहे, है ना? मम्मी, हमने सोचा है कि सारे बड़े लोग एक थीम फॉलो करेंगे जिसमें ब्लैक कलर की ही ड्रेस पहननी होगी। कैसा रहेगा? ये तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पता नहीं सबके पास ब्लैक ड्रेसेस हो या ना हो। अरे मम्मी, हम पहले एटलीस्ट ट्राई करके तो देखते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग बस शाम को एक बार पापा से भी बात कर लेना। ओके मम्मी, थैंक यू मम्मी। फिर गट्टू चिंकी खुशी से उछलते कूदते हुए अपने सभी दोस्तों को कॉल करते हैं, ये जानने के लिए कि किसके किसके पेरेंट्स मान गए हैं, और लगभग सारे लोग मान गए थे। ये सभी लोग पार्टी के लिए मान गए हैं, पर हमें पार्टी स्नैक्स और म्यूजिक की भी अरेंजमेंट करनी होगी। गट्टू, तुम्हारी पार्टी के लिए स्नैक्स मैं बना दूंगी, और सेक्रेटरी अंकल के पास बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं,
तो म्यूजिक के लिए तुम उनसे बात कर लेना, ठीक है? ओह, फिर तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। सारे लोग हैलोवीन पार्टी के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। गट्टू, चिंकी, गुड्डी, बंटी मिलकर मम्मी के बनाए हुए स्नैक्स एक एक करके पार्टी में लाते हैं। सेक्रेटरी अंकल अपने घर से स्पीकर्स ले आए थे। सारे बच्चे हैलोवीन के स्पेशल कॉस्ट्यूम्स में थे। चिंकी एक छोटी सी विच बनी हुई थी और गट्टू एक पंपकिन। गुड्डी भी विच बनी थी जिसके पास एक जादू की छड़ी थी। हरी ने स्केलेटन वाला कॉस्ट्यूम पहन रखा था। बंटी के पास एक झाड़ू था जिसमें उसकी सारी मैजिकल पावर्स थी। सारे बच्चे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। गट्टू, तुम्हारा आउटफिट तो तुम पे बहुत सूट कर रहा है। लेकिन चिंकी तुमसे कम। सारे बड़े लोगों ने भी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वाओ, कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है ना। यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन बच्चों ने मिलकर किया है। हाँ भाई, मानना पड़ेगा ये तो कि डेकोरेशन सच में कमाल का हुआ है। देखा मम्मी पापा, हम बच्चों का कमाल। हाँ भाई हाँ, मान गए तुम्हें। फिर गट्टू और चिंकी एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे डेविल हॉर्न हेडबैंड्स थे जिसमें एलईडी लाइट्स लगी हुई थी। अरे ये क्या है बच्चों? पापा, इसी से तो हैलोवीन पार्टी का असली फील आएगा। ये हेयर बैंड्स लगा के हम सब एक जैसे लगेंगे और फिर खूब डांस करेंगे। वाह बच्चों, ये हेयर बैंड्स तो सच में बहुत मजेदार चीज ला रहे हैं। फिर सारे बच्चे हेयर बैंड को सब बड़ों में बांट देते हैं और सब लोग हैलोवीन पार्टी के लिए रेडी थे। आओ बच्चों, मैंने स्पीकर सेट कर दिए हैं, चलो सब मिलकर डांस करते हैं। खूब म्यूजिक बजता है। सारे लोग मजे से डांस करते हैं। लगभग आधे घंटे तक लगातार डांस होता है। ओह, मैं तो थक गया पर मजा आ गया। हाँ, सबने क्या मजेदार डांस किया। चलिए अब सब लोग कुछ स्नैक्स खा लीजिए। आइए, मैं सबको सर्व कर देती हूँ। मम्मी के बनाए स्नैक्स देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। मम्मी ने बहुत क्यूट क्यूट हैलोवीन इंस्पायर्ड स्नैक्स बनाए थे। ओह वाह मम्मी, ये स्नैक्स तो काफी अलग है। ऐसे तो पहले कभी नहीं बनाया आपने। हाँ बच्चों, मैंने सोचा कि सारी पार्टी हैलोवीन की थीम पे बेस्ड है, तो क्यों ना स्नैक्स भी उसी के हिसाब से बने। इसीलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके इन्हें बनाया है। आप सब टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है। सब लोग स्नैक्स खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो बहुत ज्यादा यमी है। हाँ मम्मी, मजा आ गया। कितना डिफरेंट टेस्ट है इनका। ओह थैंक यू बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। सारे बच्चे और बड़े मम्मी के स्नैक्स की खूब तारीफ करते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब पार्टी का फाइनल पार्ट आ गया है। सब बच्चे पापा को सरप्राइज होके देख रहे थे क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन सा पार्ट पापा? हाँ पापा, हमने तो और कुछ प्लान नहीं किया है। अरे पर मैंने तो किया है ना बच्चों। तुम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी सारी प्लानिंग्स करी, तो एक छोटा सा सरप्राइज तो मैं भी दे सकता हूँ ना। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर पापा जाते हैं और एक बड़ा सा पंपकिन शेप केक लेकर आते हैं जिस पर हैप्पी हैलोवीन लिखा हुआ था। वाह पापा, इतना बड़ा केक। हाँ बच्चों, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। सारे बच्चे केक देखकर बहुत खुश होते हैं और फिर सब केक काटकर हैलोवीन सेलिब्रेट करते हैं। मजा आ गया। ये अब तक का सबसे बेस्ट हैलोवीन था। हाँ गट्टू, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसी तरह गट्टू चिंकी की हैलोवीन पार्टी हंसते खेलते और खाते हुए खत्म होती है। मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं।
हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के 2 हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खोलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपनी बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी। गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी। तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी बचाओ हमें। बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। अनोखी गांधी जयंती। शाम का समय था। गट्टू, चिंकी और पापा मिलकर टीवी देख रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी। तभी सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब अंदर आए। उन्हें देखकर गट्टू, चिंकी और पापा काफी खुश हो गए, क्योंकि सेक्रेटरी साहब काफी वयस्क और भले आदमी थे।
साथ साथ उन पर गांधी जी का काफी प्रभाव था। इस वजह से उनके व्यवहार और रहन सहन में काफी सादगी थी। उनके व्यक्तित्व से सोसाइटी का हर कोई इम्प्रेस था और उनका आदर करता था। अरे सेक्रेटरी साहब, आइए आइए बैठिए। अरे सुनो, सेक्रेटरी साहब आए हैं, उनके लिए पानी लेकर आओ। पापा, मैं लेकर आता हूँ। हाँ बेटा, और मम्मी को उनके लिए बिना शक्कर वाला गर्म दूध भी बोलाना। गट्टू भागता हुआ अंदर चला गया और पापा सेक्रेटरी साहब के साथ बातें करने लगे। कहिए, कैसे आना हुआ? आपको तो पता है 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। जी हाँ, इस साल भी गांधी जयंती मनाई जाएगी ना हमारे सोसाइटी में। उसी सिलसिले में आया हूँ। सेवाग्राम से एक बहुत बड़े व्याख्याता को बुलाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। उसी समारोह के लिए चंदा इकट्ठा करना है। अरे आपने तकलीफ क्यों की? मीटिंग रख देते तो हम सब आ जाते। इसमें तकलीफ कैसी? बापू के जयंती समारोह का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर मैं थोड़ा भी कष्ट ना उठाऊं तो बापू भक्त कैसे कहलाऊंगा? हाँ, ये बात भी ठीक है। गट्टू पानी लेकर आया। सेक्रेटरी साहब ने पानी पिया। चिंकी ने नोटिस किया कि सेक्रेटरी साहब कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। ये किताबें कौन सी हैं? अरे ये तुम दोनों के लिए लाया था, अच्छी तरह पढ़ना। बापूजी पर लिखी गई किताबें हैं, खास बच्चों के लिए। हाँ जरूर पढ़ेंगे। गट्टू चिंकी को पढ़ने का काफी शौक है। सर, हमें बापूजी के बारे में कुछ बताइए ना। बेटा, बापूजी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। पेशे से तो वो वकील थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार देखकर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़कर स्वतंत्रता अभियान शुरू किया। और अभियान भी कैसा, जिसमें सत्याग्रह और अहिंसा, यही 2 हथियार लेकर वे अंग्रेजों से लड़े। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, जो सत्य है उसी का स्वीकार। स्वतंत्रता ही मानव का अधिकार है, यही सत्य है। फिर हम अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें? इसलिए उन्होंने शांति से आंदोलन किए और अंत में भारत को आजादी दिलाई। तभी मम्मी गर्म दूध लेकर आई। सेक्रेटरी साहब ने दूध पिया और थोड़ी देर बाद उन्होंने पापा से और बातें की। मम्मी पैसे लेकर आई और उन्होंने पैसे सेक्रेटरी साहब को दिए। सेक्रेटरी साहब ने वो पैसे लिए और गट्टू चिंकी को किताबें देकर वो चले गए। पापा, आप टीवी देखो, हम अपने कमरे में जाकर ये किताबें पढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं टीवी बंद कर देता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर ये किताबें पढ़ूंगा। ठीक है पापा। और गट्टू चिंकी और पापा किताबें पढ़ने लगे। कमाल के व्यक्ति थे गांधी जी। क्या हुआ? ये देखो, यहाँ कितना बढ़िया किस्सा लिखा है। एक बार गांधी जी अपने साथियों के साथ किसी गांव में जा रहे थे। 2 अक्टूबर की सुबह हुई। सोसाइटी कैंपस में सेक्रेटरी साहब सिक्योरिटी गार्ड के साथ परेशान खड़े थे। तुम लोगों को ध्यान देना चाहिए ना, आज भी साफ सफाई वाले कर्मचारी नहीं आए। कितनी गंदगी फैली है यहाँ। अरे भाई, बापूजी की जयंती है आज, उन्हें गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब समारोह कैसे होगा? हम क्या करें साहब, उनका मैनेजर कॉल भी नहीं उठा रहा। अरे तो जाओ, उन कचरे वालों को बुला कर लाओ। लेकिन हमें उनका घर नहीं पता। दूर खड़े होकर गट्टू चिंकी ने ये सारी बातें सुन ली। हमारे यहाँ की साफ सफाई तो राजू के मम्मी पापा करते हैं ना, हमें उनका घर पता है। चलो चलते हैं, नहीं तो समारोह शुरू नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो। गट्टू चिंकी भागते हुए सोसाइटी के बाहर आए और छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक छोटे घर के सामने पहुँचे। घर के बाहर राजू बर्तन मांज रहा था। राजू, तुम ये बर्तन क्यों मांज रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो साफ सफाई करने क्यों नहीं आए? गट्टू चिंकी, मम्मी पापा बहुत बीमार हैं, उठ भी नहीं सकते। अस्पताल लेकर गए थे उन्हें? कैसे जाऊं, मैनेजर गायब है, काम के पैसे भी नहीं मिले। तुम चिंता मत करो, मैं आकर सफाई कर देता हूँ। ये सुनकर गट्टू चिंकी को दया आ गई। तुम रहने दो, मम्मी पापा का ख्याल रखो, हम देख लेंगे। फिर गट्टू चिंकी वहाँ से सोसाइटी चले आए। अब काफी लोग इकट्ठा होकर सोसाइटी में फैली गंदगी पर चिंता जता रहे थे। गट्टू चिंकी ने जाकर सेक्रेटरी साहब को सब कुछ बता दिया। अरे बाप रे, अब ये गंदगी कौन साफ करेगा?
हम सब मिलकर करेंगे ना। वैसे भी गांधी जयंती है। गांधी जी स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के कितने आग्रही थे, ये तो आपको पता ही है। हम भी आत्मनिर्भर बनकर अपनी सोसाइटी खुद ही स्वच्छ करेंगे। हाँ, आपकी ही दी हुई किताबों में गांधी जी का एक किस्सा था। गांधी जी एक दिन अपने साथियों के साथ एक गांव जा रहे थे। रास्ता काफी गंदा था। उनके साथी काफी संभल कर एक एक पैर उठा कर रख रहे थे और गांव वालों का मजाक बना रहे थे। अचानक साथियों ने देखा गांधी जी खुद हाथ में झाड़ू लेकर पूरा रास्ता साफ कर रहे थे। हमें गांधी जी का ये आदर्श ले लेना चाहिए। ये सुनकर सारे उपस्थित लोग शर्मिंदा हो गए। वाह गट्टू चिंकी, जो मैं पूरी जीवन पढ़कर भी नहीं समझा, वो आज तुम दोनों ने मुझे सिखा दिया। चलो साथियों, हम हमारी सफाई खुद ही करेंगे। फिर क्या था, सबने हाथों में झाड़ू उठाए और साफ सफाई करने लगे। गट्टू चिंकी डस्टबिन लेकर कचरा उठा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरा कैंपस साफ हो गया। मुख्य अतिथि आए तो सेक्रेटरी साहब ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अतिथि गट्टू चिंकी से बोले, बहुत समझदार बच्चे हो तुम दोनों। तुम्हारे जैसे बच्चे भारत का भविष्य हो तो गांधी जी के सपनों का भारत जल्द ही साकार होगा। तुम्हें राजू का घर का पता मालूम है ना? व्याख्यान खत्म होते ही मुझे वहां ले चलना। हम राजू के माता पिता को अस्पताल लेकर जाएंगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी के खुशी का ठिकाना ना रहा। इस प्रकार गट्टू चिंकी ने अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाकर अनोखी गांधी जयंती मनाई। दिवाली की तैयारी। हमारे देश में इतने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे परिवार और समाज को एक साथ लाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ही एक त्योहार है दिवाली का। और जैसे जैसे दिवाली का दिन नजदीक आ रहा था, गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट भी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो दिवाली में सिर्फ 8-9 दिन ही रह गए हैं। हम दिवाली की शॉपिंग करने कब जाएंगे? हाँ मम्मी, मुझे भी साथ में जाना है दिवाली की शॉपिंग करने। कल तुम्हारे पापा की छुट्टी है ऑफिस में, तो कल ही हम सब मार्केट चलेंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू और चिंकी काफी खुश हो जाते हैं। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो गट्टू और चिंकी ने उनसे भी दिवाली की शॉपिंग को लेकर डिस्कशन की। डिनर टेबल पे गट्टू कहता है, पापा, मैंने तो कुछ नए बल्ब्स देखे हैं जिनकी लाइट का कलर चेंज होता रहता है। मैंने इस बार दिवाली में वैसे ही बल्ब्स लेने का प्लान बनाया है। हाँ बेटा, हम कल ही मार्केट से दिवाली की सारी चीजें ले आएंगे। मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही गट्टू और चिंकी मार्केट जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट देखकर पापा और मम्मी को भी मजा आ रहा था। ब्रेकफास्ट के बाद पापा ने गैराज से कार निकाली और सभी कार में बैठकर दिवाली की शॉपिंग करने मार्केट की ओर निकल पड़े। दिवाली अब केवल 1 हफ्ते दूर थी, इसीलिए पूरे बाजार में काफी चहल पहल थी। हर कोई अपने घर को रोशनी से सजाने के लिए और त्योहार की अन्य कई चीजों को खरीदने के लिए मार्केट आया हुआ था। सबसे पहले हम दिए और लाइटिंग की सारी चीजें ले लेते हैं। पापा ने एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो ये मिट्टी के दिए दिवाली के लिए शुभ होते हैं और पूजा के लिए तो ये ट्रेडिशनल दिए ही अच्छे लगते हैं। हाँ, पहले हम थोड़े से ये मिट्टी के दिए ले लेते हैं, उसके बाद गट्टू के पसंद की इलेक्ट्रिक बल्ब्स वाली लड़ियां ले लेंगे और पूरे घर को उसी से सजाएंगे। और रंगोली का कलर्स? अरे वो भी ले लेंगे। चलो पहले ये दिए ले लेते हैं। पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी एक छोटे से शॉप पर आ जाते हैं जहां मिट्टी के दिए बेचे जा रहे थे। वो दुकान एक काफी बुजुर्ग आदमी की थी जिन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था। आइए बाबूजी, हमारे पास हर साइज के मिट्टी के दिए हैं, ये देखिए। पापा और मम्मी दिए सिलेक्ट करने लगे। बहुत मेहनत से गांव में हम खुद ये दिए बनाते हैं, लेकिन आजकल बिजली के बल्ब वाली लड़ियों का फैशन है, इसलिए अब पहले की तरह कमाई नहीं हो पाती। ये सुनकर गट्टू और चिंकी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उन्हें उस दुकानदार की फेस पे काफी सैडनेस नजर आती है। ऐसे ओल्ड एज में इतनी मेहनत करने के बाद भी उस बुजुर्ग की उदास शक्ल देखकर गट्टू ने पापा से कहा, पापा, मैं सोच रहा था कि बिजली वाली लड़ियों की जगह हम ये मिट्टी के दिए ही ले लेते हैं। पापा और मम्मी मुस्कुराते हैं। फिर मम्मी कहती है, हम दोनों ही तरह की लाइट्स आधी आधी ले लेते हैं। घर की दहलीज, रंगोली, पूजा रूम और घर के हर कोने में हम ये मिट्टी के दिए ही जलाएंगे।
और बाकी जगह पर वो बल्ब वाली लड़ियां लटका देंगे। पापा और मम्मी ने बहुत सारे मिट्टी के दिए खरीदे और इससे दुकानदार का चेहरा खिल उठा। उस बुजुर्ग दुकानदार की खुशी देखकर गट्टू और चिंकी भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी बिजली के बल्ब वाली लड़ियां खरीदने एक दूसरे शॉप में जाते हैं। गट्टू ने शॉपकीपर से वो वाली लड़ियां निकलवाई जिसके बल्ब्स का कलर चेंज होता रहता था। शॉपकीपर ने वो वाली लड़ी को जलाकर उनको दिखाया। अरे वाह, इसके बल्ब से पहले येलो लाइट निकल रही थी और अब ग्रीन लाइट। हाँ, है ना कमाल चिंकी? ये तो बहुत ही सुंदर है। हम ऐसे ही लड़ियां ले लेते हैं। शॉपकीपर ने अच्छे से वो लड़ियां पैक कर दी और पापा ने उनको पेमेंट कर दिया। अब क्या लेना है बच्चों? रंगोली के कलर्स। हाँ, अब हम रंगोली के कलर्स लेंगे। अब पूरी फैमिली एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाती है जहां उन्होंने रंगोली के कलर्स भी लिए और बहुत सारे अन्य घरेलू सामान भी। फिर पापा ने सबसे पूछा, तुम लोगों को नहीं लगता हम एक सामान भूल रहे हैं? कौन सा सामान पापा? चिंकी और मम्मी भी सरप्राइज होकर पापा की तरफ देखने लगी। अरे दिवाली के पटाखे नहीं लेने हैं क्या? गट्टू और चिंकी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर चिंकी कहती है, नहीं पापा, हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे। दिवाली तो रोशनी का त्योहार है और हमने ऑलरेडी इतने सारे दिए और बल्ब वाली लड़ियां भी ले ली हैं। लेकिन एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन करने वाले पटाखे हमें नहीं चाहिए। हाँ पापा, चिंकी सही कह रही है। पटाखे जलाने से न सिर्फ हम एनवायरनमेंट में टॉक्सिक धुआं छोड़ते हैं बल्कि जोर के धमाकों से साउंड पोल्यूशन भी होता है। कितने सारे बेचारे डॉग्स, कैट्स और बर्ड्स भी इन धमाकों से डर जाते हैं। अरे वाह बच्चों, तुम दोनों तो काफी समझदार और रिस्पॉन्सिबल हो गए हो। गट्टू और चिंकी की बातें सुनकर मम्मी और पापा बहुत खुश भी होते हैं और प्राउड भी फील करते हैं। मार्केट से वापस आकर गट्टू और चिंकी ने सारा सामान कार से निकालकर कबर्ड्स में अच्छे से रखा। उसके बाद ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठकर वो डिस्कशन करते हैं। अब आगे का क्या प्लान है मम्मी? अब हमें पूरे घर की सफाई करनी होगी। दिवाली सिर्फ एक वीक दूर है। आप एकदम निश्चिंत रहो मम्मी, गट्टू और मैं मिलकर अगले 2 ही दिनों में घर का कोना कोना साफ कर देंगे। नेक्स्ट 2-3 डेज में गट्टू और चिंकी ने मम्मी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए पूरे घर की बहुत ही अच्छी सफाई की। काफी पुरानी चीजें जिनका अब कोई काम नहीं था उनको एक जगह जमा किया। फिर गट्टू ने बाहर जाके कबाड़ी वाले को बुला लिया और सारा फालतू सामान उनको दे दिया और अब इस घर को अच्छे से सजाने की बारी थी। दिवाली की सारी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मम्मी ने कहा, गट्टू बेटा, मिट्टी के दिए तो हम दिवाली के दिन ही सब जगह रखेंगे, लेकिन तुम अपने बिजली वाले बल्ब की लड़ियां हर जगह लटका दो। ठीक है मम्मी। और मैं इस बार एक बड़ी सी रंगोली बनाऊंगी, एक नए डिजाइन में। मैंने इंटरनेट पे एक नई रेसिपी देखी थी नारियल के लड्डू बनाने की। इस बार दिवाली पर मैं वो लड्डू सबके लिए बनाना चाहता हूँ। गट्टू और चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर मम्मी को भी बहुत मजा आ रहा था। उन्होंने पहले गट्टू को लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लिस्ट बनाने में हेल्प की। फिर गट्टू बाहर शॉप से वो सभी चीजें ले आया। दूसरी ओर चिंकी ने कंप्यूटर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिजाइन तैयार किया और फिर उसका प्रिंट आउट ले आया। दिवाली से 2 दिन पहले गट्टू किचन में पूरे ध्यान से नारियल का लड्डू तैयार करने लगता है। वो बार बार रेसिपी की वीडियो देखकर सारे स्टेप्स समझा और फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए लड्डू बनाने की कोशिश करने लगा। बीच में मम्मी किचन में आती है गट्टू की हेल्प करने। मैं कुछ हेल्प करूँ तुम्हारी? नहीं मम्मी, मैं ये सब खुद ही करना चाहता हूँ, तभी तो सीखूंगा। मम्मी फिर चिंकी के पास जाती है जो अभी पूरे फोकस के साथ रंगोली को फाइनल टच दे रही थी। मैं वो लास्ट वाली फ्लावर पेटल्स में रंग भर दूं? नहीं मम्मी, इस बार मैं अकेले ही पूरी रंगोली बनाना चाहती हूँ। अंदर गट्टू के लड्डू तैयार हो गए थे और जब तक चिंकी अपनी रंगोली तैयार करती तब तक गट्टू ने पूरे घर के कॉर्नर्स में मिट्टी के दिए रख दिए और कलर चेंज करने वाली बल्ब्स की लड़ियों से भी पूरे घर को सजा दिया। शाम में जब पापा वापस घर आते हैं तो दिवाली की तैयारी में हुई रोशनी और सजावट देखकर खुश हो जाते हैं। अरे शाबाश गट्टू और चिंकी, घर को तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छे से दिवाली के लिए सजाया है। गट्टू और चिंकी मुस्कुराते हैं
वही मम्मी ने पापा को रंगोली की तरफ इशारा किया। और चिंकी, ये रंगोली तो बहुत ही अमेजिंग है। इतना डिफिकल्ट डिजाइन तुमने अकेले ही बना दिया। पापा की तारीफ सुनकर चिंकी बहुत खुश होती है। तब तक मम्मी एक प्लेट में थोड़े लड्डू लेकर पापा को खाने देती है। ये स्पेशल लड्डू गट्टू ने बनाए हैं। पापा ने लड्डू खाया तो उनको बहुत ही टेस्टी लगा। उन्होंने एक और लड्डू मुंह में डाला और फिर बोला, अरे वाह गट्टू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी अच्छी कुकिंग स्किल्स भी है। गट्टू और चिंकी दोनों पापा की तारीफ सुनकर काफी खुश होते हैं। अब हम पूरी तरह से तैयार हैं दिवाली को जोश और उमंग के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। पापा, मम्मी और चिंकी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और तालियां बजाते हैं। गट्टू गोपाल। जन्माष्टमी की रात थी। रात के 9 बज चुके थे। गट्टू चिंकी के घर सोसाइटी की सारी औरतें और साथ साथ सारी बाल गोपाल सेना इकट्ठी हुई थी। कृष्ण भगवान के मंदिर में काफी सारे फल और विविध व्यंजन रखे हुए थे, जो देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ रहा था। बच्चों, संयम रखो, अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। कान्हा जी का नाम स्मरण करना है, उनके भजन गाने हैं और कृष्ण जन्म की कहानी भी सुननी है। कहानी का नाम सुनते ही बच्चों की भूख एकदम छूमंतर हो गई। ये कहानी द्वापर युग की है। द्वापर युग में राजा उग्रसेन नाम का राजा रहता था। उसका एक अत्याचारी दुराचारी बेटा था, जिसका नाम था कंस। कंस मतलब कंस मामा? हाँ, वही कंस मामा, पापी अत्याचारी कंस, जो नागरिकों के ऊपर कई प्रकार के अत्याचार करता था। वो कंस मामा कैसे बना, ये हम सब इस कहानी में देखेंगे। कंस बड़ा दुष्ट था। अपने पिता को धोखा देकर वो नगर का राजा बन बैठा था और लोगों पर अत्याचार करता था। उसकी एक बहन थी, देवकी। कंस देवकी से बहुत प्यार करता था। देवकी? ये कौन है? नाम तो सुना हुआ है। अरे वो कान्हा जी की मम्मी है। लेकिन कान्हा जी की मम्मी तो मैया यशोदा है। अरे तुम दोनों ही बोलोगे या दादी को भी बोलने दोगे? बस कहानी सुनते रहो, दादी तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगी। तो हुआ ऐसा, देवकी की शादी राजा वासुदेव से हुई और कंस देवकी वासुदेव को रथ में बिठाकर बहन के ससुराल निकल पड़ा। कंस रथ दौड़ा रहा था, तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज तूफान आया, बिजलियां कड़कड़ाने लगी और आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या थी वो आकाशवाणी? हे दुष्ट कंस, जिस देवकी को तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। अरे बाप रे! फिर क्या? कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में यानी अपने नगर के जेल में बंद कर दिया। और जब भी वासुदेव देवकी का कोई बच्चा होता, पहरेदार कंस को खबर करते और कंस जाकर उस बच्चे को मार देता। ऐसे करते करते कंस ने देवकी के 7 बच्चों को निर्दयता से मार दिया। हाउ सैड! मुझे नहीं सुननी ये कहानी। चिंकी, सुनो तो, आगे हमारे हीरो की यानी हमारे कृष्ण कन्हैया की एंट्री होने वाली है। हाँ, भगवान विष्णु कंस का संहार करने के लिए देवकी वासुदेव के 8वें पुत्र बनकर जन्म लेने वाले थे। मतलब कंस अब 8वें पुत्र को भी मार देगा? नहीं, भगवान को भले कोई कैसे मार सकता है। विष्णु जी ने माता माया से मिलकर एक प्लान बनाया।
माता माया एक नन्ही बच्ची बनकर यमुना पार रहने वाले वासुदेव के मित्र नंद के यहाँ पैदा हो गई। इधर भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। जैसे ही 8वां पुत्र जन्मा, सब पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। जमकर बरसात होने लगी और फिर वासुदेव जी बच्चों को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करते हुए नंद जी के यहाँ जाने लगे। नाग देवता अपने हुड से बच्चों को बरसात से बचाने लगे। बच्चे के पैरों का स्पर्श होते ही नदी का पानी भी रास्ता देने लगा। यही ना हमने टीवी में देखा है ये सब। बिल्कुल सही। वासुदेव जी ने अपना बच्चा माँ यशोदा को सौंप दिया। उनके यहाँ जन्मी मायावी बच्ची को लेकर वो फिर से कारागृह में आ गए। फिर कंस आया और उसने बच्चा समझकर उस बच्ची को मार दिया। लेकिन वो बच्ची तो माया थी। उसने माया का रूप लिया और बोली, हे मूर्ख कंस, कितने भी प्रयास कर तू नहीं बचेगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला बच्चा धरती पर जन्म ले चुका है। अब तेरा विनाश निश्चित है। वो 8वां बच्चा और कोई नहीं, विष्णु जी का अवतार हमारा मुरली मनोहर कान्हा था, जो कंस के चुंगल से आजाद होकर नंद और नंद रानी यशोदा के साथ बाल लीलाएं कर रहा था। अब समझा, कान्हा जी की 2 मम्मी थी। एक थी माता देवकी और एक थी मैया यशोदा। बातों बातों में 12 बज गए। अचानक आसमान में आतिशबाजी होने लगी। वातावरण उत्साहित हो गया और कृष्ण जन्म का मुहूर्त शुरू हुआ। सबने मिलकर विधिवत पूजन किया और आरती उतारकर कान्हा जी का स्वागत किया गया। और फिर सब मिलकर भक्ति भाव से प्रसाद ग्रहण करने लगे। बजरंगबली की बंदर सेना। हनुमान जयंती का दिन था। गट्टू चिंकी और उनकी सोसाइटी के सारे दोस्त दादी के पास बैठे थे। दादी हनुमान जी की लीलाएं सुना रही थी और सारे बच्चे आनंद ले रहे थे। दादी बताओ ना, आगे क्या हुआ? आगे? अरे आगे क्या नहीं हुआ। माता अंजनी की गोद में बैठे बालक बजरंगबली ने जैसे ही सूर्य को देखा, सूर्य का तेजस्वी गोला उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्हें लगा कि सूर्य कोई खाने की चीज या फिर कोई फल है और उसे खाना चाहिए। फिर क्या, बजरंगबली माता की गोद से सीधे आसमान में कूद पड़े और सूर्य की तरफ उड़ने लगे। अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा होकर भी वो उड़ सकते थे? छोटा बच्चा नहीं, साक्षात भगवान शिव का अवतार थे हनुमान जी। वो कुछ भी कर सकते थे, उड़ सकते थे, किसी के साथ भी लड़ सकते थे। काफी शक्तिशाली और महापराक्रमी थे। प्रभु श्री राम के साथ मिलकर उन्होंने रावण के काफी असुरों का विनाश किया और माता सीता को रावण के चंगुल से आजाद करने में प्रभु की मदद की। दादी, ये सब हमें पता है। लॉकडाउन में हमने पूरी रामायण देखी है। हमें तो बस वो सूर्य को निगलने वाली कहानी अच्छी लगती है और वो संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर लाने वाली कहानी भी। हाँ, वो भी पसंद है। लेकिन दादी, हमें सिर्फ ये सूर्य को निगलने वाली कहानी सुनाओ। बालक बजरंगबली सूर्य की दिशा में कूद पड़े, फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था? बालक बजरंगबली तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे तो पूरे देवलोक में हाहाकार मच गया। देवों को चिंता होने लगी कि अगर इस बालक ने सूर्य को निगल लिया तो धरती का क्या होगा? पूरी धरती घोर अंधकार में डूब जाएगी
और सारी जीव सृष्टि खतरे में आ जाएगी। फिर क्या? सारे देवताओं ने देवराज इंद्र को ये बात बताई और देवराज इंद्र भी चिंतित हो गए कि इस बालक को कैसे रोका जाए। माता अंजनी भी चिंतित थी कि अब मेरे लाल का क्या होगा। और बालक बजरंगबली, वो तो उधर सूर्य के पास पहुंच चुके थे, सूर्य को पकड़कर निगलने की तैयारी में थे। तभी देवराज इंद्र ने अपना वज्र उनकी ओर छोड़ दिया। वज्र, ये क्या होता है? वज्र देवराज इंद्र का हथियार था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, ठीक वैसे ही देवराज का वज्र था। तो देवराज इंद्र ने अपना वज्र हनुमान जी पर छोड़ा, फिर क्या हुआ? वज्र छोड़ा तो वज्र उड़ते उड़ते बालक बजरंगबली के पास गया और उसने बजरंगबली पर आघात किया। जैसे ही वज्र का आघात हुआ, बजरंगबली मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। फिर देवराज इंद्र आए, बजरंगबली को उठाया और धरती पर माता अंजनी के पास आकर बालक बजरंगबली को अंजनी माता की गोद में रख दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बालक बजरंगबली मिलने की वजह से माता अंजनी खुश थी। सूर्य सुरक्षित होने की वजह से देवराज खुश थे। फिर क्या? उन्होंने हाथ जोड़कर माता अंजनी से क्षमा मांगी और धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ निकल पड़े और कहानी खत्म। वाह दादी, मजा आ गया। मजा आया ना? अब तुम खेलो, मैं आराम करती हूँ। हाँ, चलो रे, वीडियो गेम्स खेलते हैं। ये सुनकर दादी नाराज हो गई। अरे वाह, बालक बजरंगबली की बंदर सेना, क्या हर वक्त बस वीडियो गेम्स खेलते रहते हो दिन भर? आज हनुमान जयंती है, तुम्हें हनुमान जी की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है ना? तो जाओ बाहर मैदान में खेलो। हनुमान जी तुम्हारी तरह वीडियो गेम्स नहीं खेलते थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग थे, पता है? ये सुनकर गट्टू बोला, हाँ दादी, हमें भी बजरंगबली की तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। हम अभी नीचे जाकर मैदान में खेलते हैं। चलो रे। ऐसा कहकर बंदर सेना भागते भागते बाहर गई और दादी भी अपने कमरे की तरफ निकल पड़ी। बच्चे सोसाइटी के ग्राउंड में परेशान होकर सोच रहे थे कि अब क्या खेला जाए। हॉकी खेले? नहीं यार, आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी की तरह ही कुछ साहसी खेल खेलते हैं। तो फिर रामायण खेलते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हम रामायण की तरह युद्ध करेंगे। आधे लोग प्रभु श्री राम की सेना और आधे लोग रावण की सेना बनकर गदा युद्ध खेलेंगे। लेकिन हमारे पास गदा तो है ही नहीं। गदा नहीं तो क्या हुआ, हॉकी स्टिक है ना, हॉकी स्टिक को ही गदा बनाते हैं। हाँ, बजरंगबली गदा युद्ध करते थे, हम हॉकी युद्ध करेंगे। लेकिन इस हॉकी युद्ध से अपने प्रतिद्वंदी को कोई नुकसान न हो, इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि हमें रामलीला की तरह युद्ध की बस एक्टिंग करनी है, सच में युद्ध नहीं करना। हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोई भी जख्मी नहीं होना चाहिए। फिर क्या, बच्चों ने हॉकी स्टिक उठाई और हॉकी युद्ध शुरू हुआ। आक्रमण, आक्रमण। हॉकी स्टिक एक दूसरे पर बरसने लगी और सब बच्चे खुद को वीर बजरंगबली समझकर युद्ध का नाटक करते हुए युद्ध में खो गए। लंका दहन। जब राम और लक्ष्मण वानर सेना समेत सीता जी की खोज कर रहे थे, उस समय एक ऐसा क्षण आया जब सभी भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गए। दूर दूर तक फैला समुंदर
और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब हनुमान समुंदर के ऊपर से उड़ते हुए सीता को ढूंढने लंका पहुंचे। लंका पहुंचकर वो सीता की तलाश करने लगे। कहाँ है माता सीता? तभी उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वो अशोक वाटिका में गए तो उन्होंने देखा कि एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है। हो ना हो, यही सीता माता हैं। वो उनके पास गए। उन्हें देखकर सीता डर गई। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? नहीं माता, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है। मैं रामदूत हनुमान हूँ। नहीं, तुम रामदूत नहीं हो सकते। तुम अवश्य ही रावण के कोई मायावी राक्षस हो और भेष बदल कर आए हो। ये सुनकर हनुमान ने राम की दी अंगूठी सीता जी को दिखाई और बोले, आप मुझे नहीं जानती, किंतु इस अंगूठी को तो पहचानती हैं। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। उन्होंने ही मुझे ये अंगूठी आपको देने के लिए कहा था और ये कहलवाया है कि वो जल्द ही आएंगे और आपको यहाँ से मुक्त करवा कर ले जाएंगे। ये चूड़ामणि श्री राम को दे देना और उनसे कहना कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा कर रही है। चूड़ामणि लेकर हनुमान जी ने सीता जी से कहा, माता मुझे बहुत भूख लग रही है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं इस वाटिका से कुछ फल खा सकता हूँ? अवश्य हनुमान, तुम जितने चाहो उतने फल खा सकते हो। सीता जी से आज्ञा पाकर हनुमान एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए मीठे फल खाने लगे। ये फल तो बहुत मीठे और रसीले हैं। इस बीच उन्होंने वाटिका के बहुत से वृक्ष उखाड़ दिए। ये देखकर वाटिका की देखरेख करने वाले सैनिक हनुमान को रोकने आए। रुक जाओ वानर, तुम मुझे खाना खाने से रोकते हो? ये कहकर हनुमान ने उन राक्षसों को उठाकर जमीन पर पटक दिया। लंकेश! इसके बाद और भी बहुत से राक्षस हनुमान से युद्ध करने आए, किंतु हनुमान ने एक एक कर उन सभी को धूल चटा दी। बचाइए लंकेश! ये सूचना जब लंका के राजा रावण के पास पहुंची तो उसने अपने पुत्र अक्षय से कहा, पुत्र अक्षय, तुम अभी जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। जो आज्ञा पिताजी। अक्षय राक्षस सेना के साथ वाटिका पहुंचा और हनुमान को ललकारते हुए बोला, लंकेश के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ वानर। उससे पहले तुम यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर हनुमान ने अक्षय को पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर उसे मार दिया। जय श्री राम! ये देखकर अक्षय के साथ आए राक्षस डर कर वहाँ से भाग गए। लंकेश! लंकेश! अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण और भी क्रोधित हो गया। उसने अपने श्रेष्ठ पुत्र मेघनाद से कहा, पुत्र मेघनाद, उस उदंड वानर को पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। मैं स्वयं उसे दंडित करूंगा। जो आज्ञा पिताजी। मेघनाद कुछ राक्षसों के साथ वाटिका पहुंचा। मेघनाद को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो कोई बहुत बड़ा योद्धा प्रतीत होता है। अब तो क्या हुआ, मैं भी राम भक्त हनुमान हूँ। ये सोचकर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर मेघनाद की तरफ फेंका। जय श्री राम! पेड़ मेघनाद के ऊपर जा गिरा और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद मेघनाद उठा और हनुमान से युद्ध करने लगा, किंतु हनुमान बहुत आसानी से उसकी हर माया को काट देते। जय श्री राम! अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मास्त्र को देखकर हनुमान सोचने लगे, ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे काटकर मैं ब्रह्मा जी का अपमान नहीं कर सकता। उन्होंने मेघनाद से कहा,
रुको राक्षस, ब्रह्मास्त्र का उपयोग मत करो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र को लौटा दिया और नागपाश से हनुमान को बांधकर रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से कहा, मूर्ख वानर, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? मैं रामदूत हनुमान हूँ। मुझे उन्होंने भेजा है जिन्होंने शिवजी के महान धनुष को तोड़ा, महाबली बाली का वध किया और जिसकी पत्नी को तुम छल पूर्वक हर कर लंका ले आए हो। मुझे उन श्री राम ने भेजा है। बहुत ज्ञान की बातें करते हो। लगता है तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। मेरी नहीं अपितु तुम्हारी मृत्यु निकट आ रही है। अभी भी समय है रावण, सीता माता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये सुनकर रावण बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अभी इस वानर का वध कर दो। तभी सभा में बैठे रावण के भाई विभीषण खड़े हुए और बोले, नहीं भैया, ये दूत है और किसी दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है। इस पर रावण ने सभा में बैठे दूसरे मंत्रियों से पूछा तो उनमें से एक ने कहा, लंकेश, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, क्यों ना इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए? हाँ, यही सही रहेगा। इससे किसी नियम का उल्लंघन भी नहीं होगा। और फिर रावण ने सैनिकों को आदेश देते हुए कहा, इस वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेटकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। राक्षसी सेना हनुमान की पूंछ पर कपड़ा लपेटने लगी। हनुमान अपनी पूंछ को लंबा करते गए। फिर राक्षसी सेना ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और उन्हें छोड़ दिया। हनुमान वहां से कूदकर बाहर आए। जय श्री राम! और फिर एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी लंका में आग लगाने लगे। जय श्री राम! जय श्री राम! जल्द ही आग फैल गई और पूरी लंका जलने लगी। किंतु इस आग से सीता की अशोक वाटिका और विभीषण का महल नहीं जले। धीरे धीरे हनुमान की लगाई आग में पूरी लंका राख हो गई। फिर हनुमान ने समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाई और श्री राम का नाम लेते हुए वानर सेना की तरफ उड़ गए। जय श्री राम! इस तरह हनुमान ने सीता माता का पता लगाया और रावण की लंका दहन की। गणेश विसर्जन। गणेश उत्सव का उत्साह बच्चों में फूला हुआ है। गट्टू चिंकी के साथ साथ उनकी उम्र के सारे बच्चे गणपति बाप्पा के आने पर बेहद खुश हो जाते हैं। सभी बच्चे गणेश को देवता कम और अपना दोस्त ज्यादा मानते हैं। गट्टू चिंकी की तरह कई सारे बच्चे बप्पा से बातें भी करते हैं। गट्टू चिंकी स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद सिर्फ और सिर्फ बप्पा के सामने बैठकर बातें करते हैं। गणपति बप्पा, आप जानते हो आज स्कूल में हमें टीचर ने मोदक दिए थे। मैंने आपके लिए भी मांग लिया। हम दोनों ने आपके लिए मोदक लाए हैं, लेकिन एक शर्त पर आपको ये मोदक मिलेगा। क्या चिंकी, तुमने तो मुझे किसी शर्त के बारे में बताया ही नहीं। हाँ गट्टू, तो सुनो, मेरी शर्त ये है कि मोदक मिलने पर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। मम्मी कह रही थी आज आपका आखिरी दिन है और कल आपका विसर्जन हो जाएगा। हाँ बप्पा, प्लीज आप मत जाइए ना। गट्टू चिंकी की बातें मम्मी सुन रही थी। उन्हें गट्टू चिंकी के बात पर हल्की सी हंसी भी आई। वह गट्टू चिंकी की तरफ आई। गट्टू चिंकी, बप्पा को शर्तों में मत बांधो बेटा, बप्पा नाराज हो जाएंगे वरना। बच्चों, गणेश जी तो हमेशा तुम्हारे साथ ही होते हैं। तभी पापा ऑफिस से घर लौटे। आते ही पापा ने कहा, गट्टू चिंकी, कल बप्पा का विसर्जन हो जाएगा, तो चलो आज हम शहर के सारे बड़े बड़े गणपति देखेंगे। जैसा कि हम सबको पता है, गणेश उत्सव काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है और शहर में कई सारे गणेश मंडप भी है और अलग अलग प्रोग्राम भी है। तो आज हम चलते हैं। क्यों गट्टू चिंकी, चलना है ना?
उसके बाद शाम को गट्टू चिंकी ने गणेश जी की आरती की। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ शहर के गणपति देखने निकल गए। कहीं सारे मंडप में गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गट्टू और चिंकी देख रहे थे। गट्टू चिंकी, ये देखो हमारे शहर की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी मूर्ति। गट्टू चिंकी नजर ऊपर करके देखने लगे। वाकई मूर्ति काफी बड़ी थी। बाप रे, इतने बड़े गणपति बप्पा, कितने सुंदर लग रहे हैं सभी। इनका विसर्जन कैसे होता होगा? मम्मी पापा, क्या अगले साल यही मूर्ति की स्थापना की जाएगी? इतनी बड़ी मूर्ति का विसर्जन कैसे होगा? या यही मूर्ति वापस लगा दी जाएगी? नहीं बेटा, इस मूर्ति का विसर्जन होगा। अगले साल नई मूर्ति की स्थापना होगी। पापा मम्मी के साथ गट्टू चिंकी ने बाकी सभी बड़े बड़े मंडप की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी और अपने मन में एक सवाल लिए वो घर वापस लौट आए। हर रोज की तरह गट्टू चिंकी सोने से पहले बप्पा के सामने जाकर बैठ गए और वहीं मम्मी से पूछने लगे, मम्मी आपने बताया नहीं, गन्नू जी का विसर्जन कैसे होगा? हमारे गन्नू जी इतने छोटे कैसे? बेटा, वो बड़े पंडाल होते हैं, वहाँ हजारों लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। कोई पंडाल तो 70 साल पुराना है, जैसे लाल बागचा राजा। उनको अच्छे से विसर्जन करने के लिए क्रेन की सहायता ली जाती है। साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां सजाई जाती है। अरे वाह! हाँ बेटा, फिर समुद्र में भी आगे गहराई तक ले जाने के लिए जहाज की व्यवस्था की जाती है। इस साल जब ये सब होगा तो आपको लाइव दिखाया जाएगा। गट्टू और चिंकी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सोने चले जाते हैं। रात को अचानक गट्टू और चिंकी दोनों की आंखें खुलती है। गट्टू चिंकी से बातें करने लगता है। गट्टू कहता है, चिंकी, हम भी अपने गन्नू जी का विसर्जन अच्छे से करेंगे। अगले साल हम भी बड़ी मूर्ति लाएंगे। तभी गट्टू चिंकी ने एक आवाज सुनी। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आवाज घर के उस ओर से आ रही थी जहाँ गणपति की स्थापना की है। बप्पा, क्या ये आप हो? मानव मेरे बड़े बड़े रूप की मूर्तियां बनाते हैं और स्थापना करते हैं। काफी उत्साह से पूजन और आरती भी की जाती है। बहुत सी मूर्तियां फिर भी समुद्र तट से बाहर आ जाती हैं। गट्टू चिंकी गणेश जी की बातें सुन रहे थे। लेकिन हमने तो घर में इको फ्रेंडली मूर्ति की स्थापना की है, जो पानी में आसानी से गल जाती है। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करो कि बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करो कि वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय इको फ्रेंडली गणपति लाए। हाँ, हम सबको समझाएंगे, लेकिन आप आते रहना हमेशा। फिक्र मत करो, मैं हर साल आता रहूंगा। मैं तुम्हारे साथ साथ इस धरती और सृष्टि से भी प्रेम करता हूँ। गट्टू चिंकी मन लगाकर बप्पा की बातें सुन रहे थे। तुम्हें पता है गट्टू चिंकी, मैंने बड़ा अवतार तब लिया था जब मुझे राक्षसों को सबक सिखाना होता था, लेकिन मुझे मेरा हमेशा माता के पीछे दौड़ने वाला छोटा रूप ही पसंद है। इतना कहकर गट्टू और चिंकी की आंखों के सामने से गणेश जी गायब हो गए। अगले दिन गट्टू चिंकी की आंखें खुली और गट्टू को पता चला कि उसने गणेश जी का सपना देखा है। गट्टू, तुम्हें पता है मैंने सपने में गणेश जी को देखा। चिंकी, मैंने भी सपने में गणेश जी को देखा। मम्मी की आवाज लगाने पर गट्टू चिंकी झट से उठ खड़े हुए और नहा धोकर बप्पा की आरती में आकर खड़े हो गए। मम्मी ने बप्पा के लिए मोदक बनाए और सभी ने मिलकर गणेश जी की आरती की। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ गणपति का विसर्जन करने सोसाइटी कंपाउंड में आए, जहां गणपति विसर्जन के लिए छोटा सा कुंड बनाया गया था। गट्टू चिंकी ने अपने गणेश जी की मूर्ति विसर्जित कर दी। गणेश जी, अगले साल जल्दी आना और विसर्जन न करना पड़े ऐसे ही आना। गणेश जी, आपकी मम्मी भी हमारी मम्मी की तरह स्ट्रिक्ट है, इसीलिए तो आप 11 दिन से एक दिन भी ज्यादा नहीं रुकते। मम्मी पापा गट्टू चिंकी की बातें सुन रहे थे। गट्टू चिंकी को अब उन बड़ी बड़ी मूर्तियों का ख्याल आया। गट्टू चिंकी अपने कमरे में जाकर एक बड़ा सा पोस्टर तैयार करने लगे, जिस पर उन्होंने लिखा, मैं हूँ शिव जी का बेटा, माँ पार्वती का लाडला, छोटा रूप में सुंदर गणेश, मैं गणेशा। दौड़ते हुए गट्टू और चिंकी सोसाइटी कंपाउंड में आए। मम्मी और पापा ने देखा
और सबके सामने उन्होंने गट्टू और चिंकी का पोस्टर पढ़ा। ये सब क्या है गट्टू चिंकी? हमने ये प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोचा है कि हम अनंत चतुर्दशी के दिन समुद्र किनारे जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली सब मूर्तियों को उठाकर साइड में रखेंगे। बाकी बच्चों के साथ जाकर बीच की सफाई भी करेंगे। हाँ मम्मी, हम सब मिलकर जाएंगे वहाँ। वाह बच्चों, सही कहा तुमने। हम सभी तुम्हारे इस विसर्जन प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे। सभी ने गट्टू और चिंकी के लिए तालियां बजाई। चॉकलेट का पेड़। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में चिंकी और उसके मम्मी पापा रहते थे। उनके घर में शांतिबाई नाम की एक नौकरानी काम करती थी। एक बार चिंकी के पापा शाम को घर आए और चिंकी से बोले, चिंकी, अगले हफ्ते तुम्हारा बर्थडे है। बताओ, तुम्हें इस साल अपने बर्थडे पर क्या चाहिए? पापा, गिफ्ट तो आप मुझे हर साल देते हो, लेकिन इस बार मैं आपसे एकदम अलग गिफ्ट लूंगी। तो बताओ, इस बार तुम्हें क्या चाहिए? इस बार अपने बर्थडे में मैं अपने फ्रेंड्स को एक बहुत बड़ी पार्टी देना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी सी पार्टी अरेंज कर दूंगा। चिंकी की मम्मी ने भी शांतिबाई से कहा, कल हम घर में चिंकी की बर्थडे पार्टी मनाएंगे। तुम भी अपने बच्चों को पार्टी में जरूर लाना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। शाम को घर का सारा काम खत्म करके शांतिबाई अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर शांतिबाई ने अपने बेटे से कहा, गट्टू, कल चिंकी का बर्थडे है, इसीलिए कल मालकिन ने तुम्हें घर पर पार्टी के लिए बुलाया है। अगले दिन शाम होते ही गट्टू शांतिबाई के साथ चिंकी की बर्थडे पार्टी में आ गया। इतनी बड़ी पार्टी देखकर गट्टू बहुत खुश हुआ। इतनी बड़ी पार्टी तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद चिंकी ने केक काटा और सभी ने जमकर केक खाया। गट्टू भी केक खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर बहुत खुश था। फिर जब पार्टी खत्म हुई तो चिंकी ने रिटर्न गिफ्ट में सभी को एक एक चॉकलेट दी। गट्टू, मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू चिंकी, तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छी थी और केक और कोल्ड ड्रिंक भी बहुत स्वादिष्ट थे। फिर गट्टू चॉकलेट को देखकर सोचने लगा, आज तो मैंने बहुत कुछ खा लिया है, इस चॉकलेट को मैं कल खाऊंगा। और गट्टू शांतिबाई के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह स्कूल से आने के बाद उसे चॉकलेट की याद आई। चलो अब चॉकलेट खाते हैं। लेकिन गट्टू ने जैसे ही चॉकलेट की एक बाइट ली, उसे वो चॉकलेट बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगी। ये चॉकलेट तो कल रात वाले केक से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। लेकिन अगर मैं इसे सारी आज ही खा लूंगा तो मैं कल क्या खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं इसे एक साथ नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं इसे रोज थोड़ी थोड़ी करके खाऊंगा। और फिर उसने बाकी चॉकलेट को संभाल कर रख दिया। अब वो रोज उसमें से थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाने लगा। काश ये चॉकलेट कभी खत्म ना हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गट्टू के पास थोड़ी सी ही चॉकलेट रह गई। ये सोचकर गट्टू बहुत उदास हो गया। ऐसे ही उदास मन से अगले दिन वो स्कूल से लौट रहा था। तभी उसे सड़क के किनारे एक जामुन का पेड़ दिखा। पेड़ देखकर उसने सोचा, मैं भी इस जामुन की तरह चॉकलेट का पेड़ उगा सकता हूँ। बस मुझे बाकी बची चॉकलेट को जमीन में दबाकर उस पर पानी ही तो डालना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से अपने घर गया और बाकी बची चॉकलेट और एक बोतल पानी लेकर उस जामुन के पेड़ के पास आ गया। वहाँ उसने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और चॉकलेट को उसमें रखकर उस पर पानी डाल दिया। वाह, अब जल्द ही मेरा भी चॉकलेट का पेड़ होगा और मैं रोज पेट भरकर चॉकलेट खाऊंगा। उसी समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ से गुजर रहा था। गट्टू को यूं हंसता देख वो गट्टू के पास आया। क्या हुआ?
तुम ऐसे अकेले खड़े हंस क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपने पेड़ के बारे में सोचकर खुश हो रहा हूँ। तुम्हारा पेड़? क्या ये जामुन का पेड़ तुम्हारा है? नहीं, जामुन का नहीं। मैंने यहाँ जमीन में कुछ चॉकलेट दबाई है। अब यहाँ मेरा चॉकलेट का पेड़ उगेगा। क्या? हाँ अंकल। मैं खुश नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि इस तरह से चॉकलेट का पेड़ नहीं उगता, और तुमने लालच में आकर अपनी बाकी बची चॉकलेट भी बर्बाद कर दी। ये सुनकर गट्टू समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये मैंने क्या किया? लालच में आकर मैंने बाकी बची चॉकलेट को भी बर्बाद कर दिया। गट्टू और चिंकी लिविंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे, लगता है कोई आया है। मैं अभी जाकर गेट खोलता हूँ। नहीं कट्टू, मैं जाऊंगी गेट खोलने। अरे चिंकी, मैं जाऊंगा गेट खोलने, मैं बड़ा हूँ ना। दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता देखकर मम्मी किचन से बाहर आती है और खुद ही जाकर गेट खोल देती है। अरे लो चिंकी, तुम्हारे चक्कर में मम्मी ने मेरी जगह गेट खोल दिया। नमस्ते सेक्रेटरी अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? अंकल, हम तो एकदम अच्छे हैं। ताजी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल पिछली सोसाइटी की मीटिंग में आप नहीं आ पाई थी ना, इसलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जी बताइए। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंस डे पर हम सबके ऑफिस छुट्टी होगी और बच्चे भी स्कूल से जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो इस मौके पर हमने अपनी कॉलोनी में 10 बजे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह अंकल, हमेशा स्कूल का हाफ डे हो जाता है, तो उस वजह से हम तो बाकी दिन बोर ही हो जाते हैं, पर इस बार तो आपने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सभी सोसाइटी के लोग मिलकर एक साथ हमारी आजादी का उत्सव मनाएंगे। सेलिब्रेशंस के बारे में बताकर सेक्रेटरी अंकल चले जाते हैं। अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करने के बाद गट्टू चिंकी सोसाइटी के प्लेग्राउंड में बाकी बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। क्या तुम सबने सोसाइटी में होने वाले इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के बारे में सुना? हाँ, मैंने भी सुना। कितना मजा आएगा ना उस दिन। हम लोगों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो कितना बोर हो जाते हैं, पर अब तो बहुत मजा आएगा। हम सब साथ में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हाँ वो तो है, पर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हमारा मजा दोगुना हो सकता है। अच्छा चिंकी, और वो आइडिया क्या है? हाँ चिंकी, बताओ ना क्या है वो आइडिया। चिंकी सभी बच्चों के कान में अपना आइडिया बताती है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो डन। अब तो इंडिपेंडेंस डे के दिन और भी मजा आएगा। भारत माता की जय। इंडिपेंडेंस डे के दिन सोसाइटी के सब लोग तैयार होकर 10 बजे सोसाइटी के ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग के लिए पहुंच जाते हैं। पर एक अजीब चीज थी, वो ये कि अभी तक बच्चे नहीं आए थे। अरे, ये सब बच्चे कहाँ हैं? अभी तक तो इन्हें स्कूल से आ जाना चाहिए था। तभी सारे बच्चे प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। उन सबके हाथ में तिरंगा था और बहुत सारे ट्री कलर बैजेस भी, और वो सोसाइटी के सभी लोगों को फ्लैग के कलर्स वाले बैज लगाने के लिए देते हैं। पर बच्चों, तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? पापा, हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके ये सब फ्लैग्स और बैजेस लिए हैं। तो क्या इसीलिए तुम्हें घर वापस आने में लेट हो गया? हाँ मम्मी, हम ये बैजेस ले रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे पास तो 2 और सरप्राइजेस हैं, वो हम आपको फ्लैग होस्टिंग के बाद दिखाएंगे। ये सुनकर सभी बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोसाइटी के सेक्रेटरी फ्लैग होस्टिंग करते हैं। सभी लोग एक साथ बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब ताली बजाते हैं। फिर सारे बच्चे आगे आते हैं और फ्लैग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर हम स्कूल जाते हैं और कर्नल मैम की खास स्पीच के बिना इंडिपेंडेंस डे अधूरा होता है, और आज ये सेलिब्रेशन हमारी कॉलोनी में भी होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर
कर्नल मैम को खास तौर पर इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर अपनी कार से कर्नल मैम आती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन बच्चों में हमारे स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतना जोश है। ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। हमारे भारत को आज़ादी मिले इतना वक्त हो गया और कई बहादुर लोगों ने उस समय भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। हमें उन्हें और उनके दिए गए बलिदानों के किस्सों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर मैम अपनी स्पीच खत्म करती हैं और इसके बाद सब बच्चे अपना दूसरा सरप्राइज देते हैं। हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल गाना भी तैयार किया है। ये सुनकर कर्नल मैम के साथ साथ बाकी सभी लोग भी तालियां बजाते हैं। फिर बच्चे अपना गाना शुरू करते हैं। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। भारत समंदर हरियाली और पूरा रेगिस्तान भी, विविधता का हम परचम लहराए, यही पहचान भी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, हर तरफ खुशी का मेला है। थोड़ी खुशियाँ थोड़ी झिक झिक, सच में भारत अलबेला है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। फ्रेंडशिप डे संडे था। गट्टू चिंकी वीडियो गेम खेल रहे थे। पापा जल्दीबाजी में तैयार होकर हॉल में आए और गट्टू चिंकी को देखकर बोले, बस हुआ वीडियो गेम, होमवर्क करो। गट्टू चिंकी ने पापा की बात पर ध्यान नहीं दिया। मम्मी हॉल में आई और पापा से बोली, कहाँ जा रहे हो? आज तो संडे है। भूल गई, आज गांव से लक्ष्मी दीदी आने वाली है, उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। भीमू भी है साथ में। भीमू का नाम सुनते ही गट्टू चिंकी ने मुंह बनाया। भीमू! चलो मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर पापा निकल गए तो गट्टू चिंकी ने मम्मी से पूछा, मम्मी ये भीमू कौन है? पापा की एक दूर की बहन है, उनका बेटा है भीमू, तुम्हारी ही उम्र का है। उसकी माँ अस्पताल आ रही है तो वो भी साथ आ रहा है। ऐसा कहकर मम्मी तो निकल गई, लेकिन गट्टू चिंकी उलझन में फंस गए। अरे बाप रे बाप, हमें उस भीमू के साथ खेलना होगा, उसके साथ सब कुछ शेयर करना होगा। गांव वाला है, मैंने सुना है गांव वाले बड़े अजीब होते हैं। कहीं ये भीमू हमारे खिलौने ना खराब कर दे। आइडिया, हम सारे खिलौने छिपा देते हैं और होमवर्क करने बैठ जाते हैं। फिर ना तो हमें भीमू के साथ खेलना पड़ेगा और ना ही कुछ शेयर करना पड़ेगा। गट्टू चिंकी ने कमरे में आकर सारे खिलौने छिपा दिए। गट्टू ने साइकिल भी छिपा दी और दोनों हॉल में बैठकर होमवर्क करने लगे। थोड़ी देर बाद पापा, लक्ष्मी बुआ और भीमू के साथ घर आए तो मम्मी उनका स्वागत करने लगी, लेकिन गट्टू चिंकी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। भाभी कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? हम ठीक हैं, पर आपने बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। कहो भीमू, कैसा है मामा का घर? बहुत बड़ा है। तभी पापा कहने लगे, दीदी चलो, 2 बजे की अपॉइंटमेंट है। भीमू तू गट्टू चिंकी के साथ खेल। तभी पापा ने देखा कि गट्टू चिंकी होमवर्क कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तुम्हारे साथ बाद में खेलेंगे, तब तक तुम टीवी देखो। पापा और लक्ष्मी बुआ निकल गए। मम्मी ने भीकू को टीवी लगाकर दिया। बच्चों, मैं शुक्ला आंटी के घर जाकर आती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी चली गई। मम्मी जाते ही गट्टू चिंकी हॉल से भाग गए और भीमू अकेला ही टीवी देखता रहा। गट्टू चिंकी कमरे में आकर वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी भीमू आया और उनके पास बैठ गया। क्या खेल रहे हो? तुम जाकर टीवी देखो ना। नहीं, मुझे खेलना पसंद है। तो जाओ खेलो। अकेले कैसे?
तुम भी चलो, तुमने गिल्ली डंडा खेला है? तुम जरा शांत बैठो। तुम्हारे पास साइकिल है? नहीं है? है। माँ कह रही थी तुम्हारे पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है। मैंने बाबा से मांगी तो बाबा बोले पहले बड़ा हो जा। इस प्रकार भीमू बातें करता रहा, पर गट्टू चिंकी ने ना तो उसके सवालों का जवाब दिया और ना ही उसके साथ बातें की। दोपहर को गट्टू चिंकी ने साइकिल निकाली और सोसाइटी कैंपस में खेलने लगे। भीमू भी उनके पीछे पीछे आया। तो गट्टू बोला, तुम यहाँ क्यों आए? ऊपर बैठकर ऊब गया था। अच्छी साइकिल है तुम्हारी, तुम उधर बैठो, हमें खेलने दो। बेचारा भीमू बैठ गया और गट्टू चिंकी साइकिल खेलने लगे। मम्मी वहाँ आई तो उन्होंने देखा भीमू अकेला बैठा है और गट्टू चिंकी साइकिल के मजे ले रहे हैं। यह देखकर मम्मी दुखी हो गई। रात हो गई। पापा और लक्ष्मी बुआ घर आ गए। फिर सबने मिलकर खाना खाया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी बुआ बोली, चलो भैया हम चलते हैं, 9 बजे की ट्रेन है। ये क्या, रुक जाओ कुछ दिनों के लिए। नहीं भाभी, इनका खाना पीना और भीमू का स्कूल भी तो है, हम फिर कभी आएंगे। भीमू गांव लौटेगा, यह देखकर गट्टू चिंकी खुश हो गए। तभी भीमू बोला, माँ तुम कुछ भूल रही हो। अरे हाँ, अच्छा हुआ याद दिलाया। जा थैली लेकर आ। भीमू थैली लेकर आया। लक्ष्मी बुआ ने थैली से एक पोटली निकाली और मम्मी को देते हुए कहा, इसमें जंगली बेर है, बड़े खट्टे मीठे होते हैं, भीमू ने खुद जंगल से लाए हैं। कहने लगा मामा के घर जाएंगे तो गट्टू चिंकी के लिए बेर लेकर जाएंगे। शहर में कहाँ मिलेंगे ऐसे बेर, इनके पैर में बहुत सारे कांटे भी चुभे। फिर भी ये बेर लाए बिना नहीं माना। मम्मी ने गट्टू चिंकी की तरफ देखा तो दोनों रो रहे थे। मम्मी सब समझ गई और भीमू से बोली, गट्टू चिंकी के लिए लाया ना, तो जा अपने हाथ से उन्हें दे आ। भीमू बेर की पोटली लेकर गट्टू चिंकी के पास आया और बोला, ये लो जंगल से लाया हूँ, एक बार खाओगे तो सारे बेर खाओगे। यह सुनकर गट्टू चिंकी एकदम से रोने लगे और रोते रोते भीमू से लिपट गए। यह दृश्य देखकर मम्मी, पापा और लक्ष्मी बुआ सबकी आंखें भर आई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें